चलिए जल्दी से रिकैप्चुलेट करेंगे। पिछली क्लास में आपको थ्योरेटिकल बेसिस समझाए थे और आपसे कहा था कि एनसीईआरटी का, सुनो अब ध्यान से सुन लो। पिछली क्लासेस में समझाया था आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड कंटेंट और आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बेसिक आपको आइडिया दिया था। थोड़े से एडवांस क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन के मैं लेके चलूंगा, फिर टारगेट रहेगा कंज्यूमेबल आइटम को कैसे हैंडल करते हैं, और उसके बाद फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अगर पेपर मुश्किल कोई बनाएगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के एक क्वेश्चन डाल देगा, लोग हिल जाते हैं अच्छे से। छोटे मोटे डेप्रिसिएशन होते हैं और बाकी चीजें आपकी आराम से हैंडल होने वाली होती हैं। तो फटाफट से कुछ केसेस मैं भी लेके चल रहा हूँ सब्सक्रिप्शन के। शीट्स आपके सामने हैं, नोट्स आपके हाथ में है, जस्ट लुक एट दैट। कुछ केसेस ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ पढ़ के कर लेंगे और कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनको हम बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। स्क्रीन चलती हुई दिख रही है ऑनलाइन में, बताएं मुझे। जी सर। यस सर। ठीक है। सब्सक्रिप्शन का केस 1 केस 2 वो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर। आइए देखते हैं। चलिए लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं अपने सामने आपके लिए ड्राफ्ट कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन की कैलकुलेशन करते समय हम लोग लेके चलेंगे और वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। जब आप उसे कर लेंगे तो आपके जो नोट्स के क्वेश्चन है वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे, जो शीट आपको दे रखी है, ठीक है। देखें जरा, अभी रुक जाओ, मुझे दे देना, मुझे भेज दो इसे। क्लास ग्रुप पे डाल दो, मैं इसको सॉल्व करवा दूंगा। क्लास ग्रुप पे डाल दीजिए। आइए देखिए, एक बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया रहे कि चीजें कैसे हैंडल होती हैं। मान लिया जाए 31 मार्च 2023 चल रहा है, ठीक है, और ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन। लिखा है सब्सक्रिप्शन 1 लाख, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। इसी के अंदर मैं आपको चेंजेस करके दिखाऊंगा। एडजस्टमेंट में लिखा आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 बोला 20,000। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022-23 बोला 40,000। नंबर 3, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस in 2021-22 for 2022-23 5,000। और नंबर 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन 2022-23 फॉर 2023-24 रुपीज 15,000। 4 इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। 4 इंफॉर्मेशन, दिस इज देयर, ठीक है। ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये पिछले साल का एडवांस इस साल के लिए, और ये इस साल का एडवांस अगले साल के लिए। बस इतना, सिर्फ इस केस को लेके चल रहा हूं पहले, ठीक है। फिर इसके अंदर में मॉडिफिकेशन बोलना है कुछ, फिर इसका मैं मॉडिफिकेशन आपको, इसे देख लीजिए पहले, ठीक है। ये बहुत आसान है, ये इजी होने वाला। अब देखिए इसके सोल्यूशन में हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं आता कि ओपनिंग में क्या जाएगा, क्लोजिंग में। आपसे पूछा जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में क्या फिगर जाती है, जनरली ऐसे बोल के जाते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में मैं ज्यादा फोकस रखूंगा, लेकिन समझाने के लिए कि ओपनिंग और क्लोजिंग में कैसे जाता है वो भी बता के चलूंगा, ठीक है। अगर मैंने बनाई बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की, ये बैलेंस शीट बनी हमारे पास। दिस इज लायबिलिटीज एंड दिस इज एसेट्स। ये बनाया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च 2023 का, और ये हमारे पास इनकम साइड है, ये एक्सपेंडिचर साइड है, डेबिट है और क्रेडिट है। और ये बनाई बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 की, एसेट्स और लायबिलिटीज। अब जरा ध्यान से देख लेंगे, सिंपल रिकॉल कराने के लिए, रिकैप्चुलेट कराने के लिए। नोट्स दिए गए हैं तुम्हें, देखिए। सब्सक्रिप्शन की फिगर कितनी है, 1 लाख रुपया। आई विल पुट इट हियर, 1 लाख यहां रखूंगा।
पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था ऊपर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 का, साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग कितने का आपके पास है? 20,000 का। एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, एक ओपनिंग बैलेंस शीट में, और ये मान के चलेंगे करंट ईयर में इंक्लूड हो गया, बट एज पर एक्रूवल अगर ये इस साल की होती या आउटस्टैंडिंग होती तो ही जोड़ता। पिछले साल वाली को मैं क्या कर दूंगा? माइनस करके यहां से हटा दूंगा। माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 21-22 का, 21-22 का सब्सक्रिप्शन कितना है बताइए? 20,000। हटा दिया, निकाल दिया से बाहर। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हमें यहां से माइनस करना है, इसे यार कर दिया, ये ट्रीटमेंट हो गया, दिस इज डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बोला? 40,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2023, 2022 और 23 का। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000 जोड़ दिया, और ये यहां चला जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22-23, दैट इज व्हाट 40,000। ये ट्रीटमेंट भी हो गया, दो जगह जाना, दोनों जगह चला गया। पिछले साल का एडवांस ओपनिंग्स में लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या था? ये 2021-22 का एडवांस था इस साल के लिए, दिस इज 5,000। तो यहां आके जुड़ गया, एड ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 5,000। एज पर एक्रूवल प्रिंसिपल, पिछले साल ये लायबिलिटी थी, इस साल ये हमारी इनकम बन गई, और एज पर एक्रूवल इस साल जो हमें अगले साल का एडवांस मिला, इस साल लायबिलिटी है, अगले साल वो इनकम होगा। तो इस साल के लिए क्या कर देंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो कितने का आपके पास? 15,000 का, और माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाली फिगर 15,000 की माइनस कर दी, एंड यू विल गेट योर आंसर। देखिए 45 और 35, 1,10,000 इज योर आंसर। अब इसी क्वेश्चन के अंदर हम चीजों को घुमाएंगे फिराएंगे। देखिए इसी के अंदर घुमाना फिराना करेंगे, मैं छोटा सा चेंज करूंगा, आप देखिएगा। ये समझ में आ गया सबको? दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? ऑनलाइन में दोनों बच्चों को पता चल गया ये? यस सर। ठीक है, Yes. उसने ज्वाइन नहीं करा अभी, कोई बात नहीं, चलें आगे। अब जरा एक चीज देखिएगा छोटी सी, मैं क्या कर रहा हूं, ये हटा रहा हूं यहां से, सिर्फ हटा दिया, ध्यान से देखिए, हटा दिया यहां से, और क्या लिखा? इंक्लूडिंग ₹10,000 फॉर 21-22। अब क्या मतलब हुआ इस बात का, बताइए जरा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 20,000 थे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 40,000 थे। ये जो 1,00,000 मिला, उसमें पिछले साल का सिर्फ 10,000 जुड़ा हुआ है। अगर ये ना होता तो मैं 20,000 माइनस करता, ये मानता कि पूरा 20,000 है, पूरा 20 करते थे ना माइनस। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नहीं, पिछले साल का 20 था ना, माइनस करा था ना सीधा, ये माना कि पूरा का पूरा 20 इसमें इंक्लूड हो गया, ये मान के चले। लेकिन जब हमें स्पेसिफाई कर दिया कि पिछले साल का कितना जुड़ा है, सिर्फ 10, पिछले साल का कितना जुड़ा है, सिर्फ 10, तो वहां से माइनस कितना करेंगे? पूरा थोड़ी करेंगे, सिर्फ। आई अब दिखाता हूं यहां पर, ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 22 की, एसेट्स और लायबिलिटीज। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है 31 मार्च 23 का। ये इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड, और ये है बैलेंस शीट 31 मार्च 23 का, एसेट्स और लायबिलिटीज। आइए उठाइए सब्सक्रिप्शन 1,00,000। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था आपने? पूरा 20 माइनस किया था, इस बार 20 माइनस नहीं करेंगे। कितना माइनस करेंगे? माइनस 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 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 का कितना? सिर्फ 10,000 माइनस करेंगे, सिर्फ 10,000 माइनस, क्योंकि सिर्फ 10,000 इंक्लूड है उसमें। अब आउट ऑफ 20 अगर 10 मिल गया तो बाकी का 10 का क्या हुआ? यहां बाकी का 10 का क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
2021-22 का कितना, आउट ऑफ 20,000 10,000 मिल गया था, तो कितना स्टिल आउटस्टैंडिंग है, हाउ मच इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, हाउ मच इज स्टिल आउटस्टैंडिंग 10। पिछले साल का सिस्टम खत्म हो गया, इनाक्षी कुछ गड़बड़ लग रही है, नहीं समझ में आ रहा ना। अच्छा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 40 प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022-23 40, 1,40,000 आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022-23 का कितना है, 40,000, 1,30। दिस इज डन। क्लियर है यहां तक, सबको पता चल रहा है, ऑनलाइन में पता चल रहा है। यस अब आप देखिए, अब Yes, हल्का sir. सा अब हल्का सा ट्विस्ट देखिएगा, ट्विस्ट देखना। अब मैं ट्विस्ट में क्या करता हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर क्या, सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 21-22 रुपीज कितना, 20,000। अब लाइन का क्या मतलब बना, मतलब समझो, मतलब समझो कि आपके पास इतना मिल गया, इतना अभी भी मिलना बाकी है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग 30 था। स्टिल आउटस्टैंडिंग मतलब अभी भी मिलना बाकी, मिल गया, तो टोटल यानी कि साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था फिर आपका, 20,000 बचा हुआ प्लस 10,000, टोटल कितना था, 30,000 था। दिस इज योर स्टोरी। इस तरह से, इस तरह से, गॉट इट, इस तरह से कर दिया। अब मुझे बताइए कि इसमें से बैलेंस शीट में कौन सा वाला जाएगा, टोटल जाएगा, मिल गया जाएगा, या जो नहीं मिला वो जाएगा, जो नहीं मिला वो वाला जाएगा। आउट ऑफ 10 और 20 30, 30 तो हमने ओपनिंग में डाल दिया, काम खत्म। 30 में से 10 मिल गया, तो जो 10 मिल गया वो यहां से माइनस होगा, एवरीबॉडी इज ओके। और जो 20 स्टिल आउटस्टैंडिंग है वो यहां लिखा जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 21-22 का कितना, कितना भी आउटस्टैंडिंग है, 20,000 आउटस्टैंडिंग है। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना, 40 है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022-23 कितना हो गया, 40,000 हो गया। और ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1,30,000 हो गई। दैट्स योर आंसर। इतना, कोई दिक्कत है पीछे से, क्या क्लियर है कहानी यहां तक, ठीक है, ध्यान रहेगा। दिस इज योर स्टोरी, इस तरह से चीजें चलती हैं। तो आपको हमेशा रिलेट करना पड़ेगा कि इसके अंदर एक्चुअली क्या इंक्लूड हुआ है। अगर ये इन्फॉर्मेशन ना होती तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, चीजें आराम से चलती हैं, ठीक है, चलती हैं आराम से। चलिए देखें जरा एक वैरायटी और देखें। मैं नोट्स वाले क्वेश्चन को लेकर नहीं चला, क्योंकि नोट्स में सोल्यूशन दे रखा है, जब आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आंसर मिलेगा, इसलिए मैं नोट्स वाले क्वेश्चन को लेकर नहीं चल रहा हूँ। आई एम टेकिंग क्वेश्चन हियर जिनके बेस पे आप नोट्स वाले क्वेश्चन करेंगे और आपको आराम से हो जाएगा। देखिए एक और तरीका, अगर हमारा क्वेश्चन हमसे कहता क्या, देखिए ध्यान से, जो तुमने क्वेश्चन भेजा वो इससे रिलेटेड है, किसी और चीज से रिलेटेड है, ठीक है, देखें जरा, सब्सक्रिप्शन 2021-22, 22-23, 23-24, ऐसे, दिस इज 40,000, 10,000 और 20,000, टोटल कितना दे रखा है, 70,000, ऐसे दे रखा है। ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, और फिर बोला एडजस्टमेंट में बोला, नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 रुपीज 30,000। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022-23 रुपीज, मैं एक छोटी सी चीज और कराता हूँ फिर मैं इसको लेके चलूंगा, मुझे ध्यान आ रहा है, वो बताना जरूरी है, पहले होल्ड करिए जरा, छोटी सी चीज, देखिए क्या चीज है वो। आई राइट 1 लाख हियर,
सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग ₹10,000 फॉर 21-22, ये लिखा हमने, सब्सक्रिप्शन ये है, ठीक है। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट या एज ऑन 31 मार्च 2022 ₹20,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट या एज ऑन 31 मार्च 2023 ₹40,000, ऐसे लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है देखते हैं, आइए दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन क्लियर है सभी को, बिल्कुल वैसे जैसे पैसे लिखा था, बिल्कुल वैसे जैसे पहले हमने लिखा हुआ था। तो अब आप देखिए, हमने लिखी बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की, इसे ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। यहां सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना लिखा जाएगा, ये वाला या वो वाला, कौन सा लिखा जाएगा, ये वाला। साल के आखिर में 2022 का आउटस्टैंडिंग था, तो कितना था, 20,000। ये बनाया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। 31 मार्च 23 का ये बनाई एक्सपेंडिचर साइड, ये बनाई इनकम साइड, दिस इज रुपीस। सब्सक्रिप्शन लिखा यहां पर 1,00,000 का। अब इसे 1,00,000 में से माइनस वो होगा या वो होगा, ये माइनस होगा या वो वाला माइनस होगा, जो इंक्लूड है वो माइनस होगा। माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 का कितना माइनस होगा, 10,000, ठीक है। ब्रैकेट में लिख के, और यहां बनाऊंगा मैं बैलेंस शीट, ध्यान से देखना बैलेंस शीट 31 मार्च 2023 की। यहां लिखूंगा मैं क्या, एसेट्स में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2021-22 का कितना लिखूंगा मैं, 10,000। एवरीबडीज ओके। शुरू में आउटस्टैंडिंग 20 था, 10 मिल गया, 10 क्लोजिंग में चला गया जी, ठीक है। एवरीबडीज ओके विद दिस। आ जाओ, करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है, 40,000। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना है, 40,000। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022-23 कितना, क्या 40,000। भाई वैल्यू कितनी आ गई, 31। और इधर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना कर दिया, 22-23 40,000। निकल गया आंसर, हो गया। गाइस दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है। जानते हैं क्यों गलत है, ये गलत इसलिए है कि यहां ये नहीं लिखा था फॉर द ईयर 22-23, यहां लिखा है 22-23 के आखिर में अगला पिछला सब मिलाकर 40,000 है। यानी कि ये जो 40,000 है ना, दिस इज द आउटर फिगर हियर। तो ये 10 यहां था, तो करंट ईयर का कितना हो जाएगा, 30,000। देन आई विल राइट 30,000, देन माई वैल्यू इज 120। ये डिफरेंस है, फॉर द ईयर और एज एट में फर्क होता है। अगर ये फॉर द ईयर जैसे पहले किया था, तो हम 40 और 10 50 बाहर लिखते, लेकिन ये एज एट है। एज एट मतलब अगला पिछला मिलाकर कितना है, टोटल 40,000। तो टोटल 40 है, उसमें 10 तो पिछले साल का, तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो गई, करंट ईयर की हो गई। ये लेके चलते हैं, ठीक है जी। यहां तक तो ठीक है। ऑनलाइन में पता चला दोनों को क्या मतलब है, इसका डिफरेंस पता चल रहा है। जी सर। अच्छा, Yes, sir. अभी आपके कॉन्फिडेंस को फिर तोड़ते हैं, चलो। अभी आपको लग रहा है ना कि हमें आ गया, आओ देखें। अब क्वेश्चन कहता है, ये है कहानी। साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग कितना था, 20। 10 मिल गया, कितना स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो जो 10 मिल गया उसको यहां से माइनस कर दिया। यहां क्या फिगर आएगी अभी मुझे नहीं पता, वो तो बैलेंसिंग फिगर निकलती है ना, अभी नहीं पता क्या फिगर आनी है। अब मैं इसे यहां उठा के ले गया, लेकिन कहता है कि साल के आखिर में अगला पिछला सब मिलाकर क्या हो गया, कितना है, 5,000। और जब ये क्वेश्चन हम देते हैं टीचर्स के, हाँ 5 मिल गए,
जब हम टीचर्स के टेस्ट वाले क्वेश्चन देते हैं तो टीचर्स बोलते हैं बहुत सारे गलत है क्वेश्चन। अरे भाई समझो, 20,000 रुपए के मेंबर्स, और मान लो 1 रुपए पर मेंबर देता है, 20,000 लोगों ने पैसा देना था। सुनो, नहीं पता कंसेप्ट, ये नहीं है किताबों में, नहीं है, लेकिन सीयूटी एक लेवल आगे चलता है। 20,000, 20,000, ठीक, हाँ, 20,000 जो था आपका आउटस्टैंडिंग था, 20,000 मेंबर का, या मान लो एक मेंबर का 5,000 रुपए, 4 मेंबर का आउटस्टैंडिंग था। एक मेंबर का 5,000, 4 मेंबर का आउटस्टैंडिंग था। 10,000 दो मेंबर ने दे दिया, कितने मेंबर का आउटस्टैंडिंग बचा? 2 मेंबर का बचा आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उनमें से एक मेंबर है बैचलर, कहता है भाई मेरी तो हो रही है शादी, मैं नहीं देता पैसे, कर लो क्या करोगे? बैचलर है, बैचलर क्लब का मेंबर, हमने बैचलर क्लब का एग्जाम्पल लिया था ना। कब तक रहेगा बैचलर? जब तक शादी नहीं होती। कहता है मेरी तो हो रही है शादी, मैं नहीं दे रहा तुम्हारे पैसे। क्या हुआ? हुआ ये कि यहाँ कुछ ऐड नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है? यहाँ से माइनस हो रहा है, -5,000। जब यहाँ से माइनस होगा तभी तो आउटर फिगर में 5,000 जाएगा। इस माइनस का मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब हुआ माइनस इनकम एक्सपेंडिचर, लिख के क्या, सब्सक्रिप्शन इररिकवरेबल बोलते हैं उसको। बेड डेट हो जाता है ना, जैसे बेड डेट, वो हो गया। क्या बोलेंगे इसको? सब्सक्रिप्शन इररिकवरेबल। समझे बात को? कायदे से 20 - 10, 10 रहना चाहिए था। करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग सिर्फ 5 बोल रहा है, और करंट ईयर की नहीं बोल रहा, एज एट बोल रहा है, अगली पिछली मिला के बोल रहा है। तो 5,000 जाएगा आउटर कॉलम पे। जब अंदर और बाहर 5 है तो 5 डिडक्ट हो रहे हैं। डिडक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये वाले बंदे में से 5,000 ने कह दिया कुछ नहीं दूंगा तुम्हें मैं, हो गया बैड डेट हमारे लिए। और जो भी लॉसेस होते हैं वो कहाँ जाएंगे? एक्सपेंडिचर में। क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन इररिकवरेबल, कितने का? 5,000 का। ये केस तब बनता है, ध्यान रखेंगे इसको। थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, ये नहीं कि हर जगह लगेगा। अगर बहुत मुश्किल हुआ तो शायद दे देंगे ऐसा केस आप, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी देते हैं। दिस इज फाइन, कंसेप्ट ध्यान रहेगा। तो लेकिन अगर इसमें लिखा रहता, अगर इस क्वेश्चन में लिखा रहता क्या, एज एट की जगह लिखा रहता फॉर द ईयर, फॉर द ईयर 22-23, तो क्या करता मैं? 10 ये, 5 ये 15 हो जाता, 5,000 आउटस्टैंडिंग जुड़ जाता, काम खत्म हो जाता। लेकिन ये एज एट है, एज ऑन है, अगला पिछला सब मिला के, इसलिए ऐसा केस होना। ये नोट्स में केस है, नोट कर लो, कोई बात नहीं। दिस केस इज देयर, दिस वैल्यू इज 90,000, दिस वैल्यू इज 5,000, और ये एज एट 31 मार्च 23 की कहानी थी, ठीक है। दिस इज द पॉसिबिलिटी। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं एक वैरायटी और हाँ, 2 वैरायटी और बची है। एक जब मल्टीपल होता है और जब नंबर ऑफ मेंबर्स होता है, उसके बाद देखा था मैं। कैन आई मूव फर्दर? दोनों जो ऑनलाइन में बैठे हैं, आगे बढ़ूं? यस सर। देखिए जरा। Yes. पता नहीं तुम्हें डॉक्टर पारिक समझ में आ रहा है, क्योंकि तुमने पिछली क्लास तो करी नहीं है, मुझे नहीं पता, पर पढ़ ही लिया होगा वैसे तो ये, है ना। Yes, sir. सब्सक्रिप्शन, दोबारा से 1 लाख सब्सक्रिप्शन, 2021-22 20,000 सब्सक्रिप्शन, 2022-23 50,000 सब्सक्रिप्शन, 2023-24 30,000। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 1 लाख हो गया। ये कहानी है आपके पास, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। चलो देखें जरा। एडजस्टमेंट में लिखा नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 21-22 रुपीज 30,000, और 21-22 एज ऑन नहीं लिखा हुआ है। साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग 30 था, 10 मिल गया, स्टिल आउटस्टैंडिंग 20। नंबर 2, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 22-23 रुपीज 25,000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 25,000। नंबर 3, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 21-22 फॉर 22-23 15,000।
ऐसे लिखा है। नंबर 4, ध्यान से सुनना, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 21-22 फॉर 23-24 रुपीज 10,000, ऐसे लिखा हुआ। क्या है? पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 30,000, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 25,000, पिछले साल का एडवांस इस साल के लिए 10,000, पिछले साल का एडवांस अगले साल के लिए कितना? 10,000, और इस साल अगले साल के लिए एडवांस कितना? 30। यानी कि पिछले साल भी अगले साल के लिए एडवांस था, इस साल भी अगले साल के लिए एडवांस था। कैसे हैंडल करते हैं वो देखें। सिर्फ एक एक चीज को लेके पकड़ेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होती करने में। इस तरह के क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ जो रूटीन तरीका, आसान तरीका कैसे करना चाहिए उसको, फिर एक बड़ा तरीका है उसको भी सॉल्व करें, बड़े तरीके से भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। नोट्स में मैंने दोनों तरीके से सॉल्व कर रखा है, आपको दिखेगा। पहले एक मेथड से करिए। सबसे पहले उठा लीजिए सबसे न्यूट्रल फिगर, ये वाली। ये क्या है? 30,000 जो है ना फिगर, अगले साल का एडवांस है। कहां जाना चाहिए? इधर क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 30,000। और इनकम रिसिप्शन पेमेंट के अंदर जो चीज होती है एक ही जगह जाती है, एक जगह चली गई। क्लियर है? क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? मीनाक्षी, दिक्कत लग रही है? दूसरी तरह से कराऊं? अच्छा, खत्म हो गया इसका चक्कर। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट कौन सी है? ये वाली। पिछले साल एडवांस मिला था, किसके लिए? अगले साल के लिए। तो हमने लिखा एडवांस सब्सक्रिप्शन 2022-23 के लिए, 2023-24 के लिए। 2000 किसके लिए कितना मिला था यहाँ पर? 15,000। और इस साल के लिए कितना मिला? 10,000। टोटल कितना बोलेंगे? 25,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है? तो इसके साथ ये वाला पार्ट हमारा हो गया अभी। ठीक है, आगे चलेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। अब ये फिगर उठाइए, ये वाली, इस पर मत उठाना, ये वाली फिगर को मत उठाना, इस फिगर को उठाइए 50,000। तो हमने क्या किया? हमने लिखा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन, ये वाली फिगर 50,000 की, ये वाली फिगर उठाई। अगर मैं ये फिगर उठाता तो उसमें मुझे ये और ये दोनों माइनस करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने कौन सी फिगर उठाई? ये वाली उठाई। इसमें तो ये दोनों जुड़े ही नहीं है, ये दोनों ट्रीटमेंट नहीं होंगे। 50,000 रख दिया हमने इसके अंदर, ठीक है? अब करंट ईयर का देखिए, आप करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बोल रहे हैं? 25,000। एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22-23 का कितना है? 25,000। ठीक है, इस पर टिक लगाया। और यहां क्या लिखा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2022-23 कितना लिख दिया? 25,000। आउटर कॉलम में लिख दिया। ठीक है, फॉर द ईयर बोला है, एज एड नहीं बोला है, फॉर द ईयर बोला है। दिस पार्ट इज डन, हो गया। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था? 30। यहां लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22 का कितना है? 30,000। उसमें से कितना मिल गया? 20 मिल गया। यहां तो नहीं एडजस्ट करेंगे ना उसको भाई। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो 20 उसको इसी में एडजस्ट करते हैं, इसमें थोड़ी एडजस्ट करना है हमें, वो दूसरा मेथड है। 50 कर दिया, छोड़ दिया। 30 में से 20 मिल गया, 10 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22 आउट ऑफ 30,000, 10,000 मिल गया, कितना बचा? 20,000 बच गया। ये ट्रीटमेंट भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। पिछले साल का एडवांस एक ही जगह पे, कौन सा? नहीं 10 में, अच्छा सॉरी, हाँ ये 20 था ना, सॉरी 20 था, तो दिस इज 10,000, दिस इज 10,000। ऐसे किया, ठीक है। 30 में से 20 मिल गया, 10। और आगे बढ़ेंगे क्या? आगे देखिए क्या है। अब आपके पास बची कौन सी फिगर? ये वाली फिगर। ये पिछले साल का एडवांस इस साल के लिए था,
ऐड कर देंगे क्या, ओपनिंग एडवांस कितना, 15,000, ठीक है, कर दिया। और ये जो फिगर थी ये यहां भी चली गई और इधर भी चली जाएगी, क्या, एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000, तो टोटल एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 40,000। भाई देखो, पिछले साल, पिछले से पिछले साल अगले साल के लिए मिला 10, और इधर भी मिला ये, तो आप देखें सारी की सारी फिगर अपनी अपनी जगह पे प्लेस हो गई है, और आपका आंसर कितना आ गया ये, और तो एडवांस तो कुछ 5 2 7 और 1 8, 90,000, दैट्स योर आंसर। ये सिंपल तरीका, आप सिर्फ बीच वाली न्यूट्रल फिगर को उठा के चलो। अब मैं लेके चलूंगा इस फिगर को उठा के, तब क्या होगा जब मैं इस फिगर को उठाऊंगा। आपकी एनसीईआरटी में इस बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं इस मेथड से, दिखाता हूं देखो कैसे करते हैं। हम उठा लेते हैं सब्सक्रिप्शन 1,00,000, उठा लिया। अब आप एक साल पिछले साल से शुरू करो, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 21-22 कितना था, 30,000, उसमें से कितना मिल गया, 10 माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2021-22, भाई वो 10,000 तो यहां से माइनस करना पड़ेगा ना सर ऐसा, 20। हाँ 20, भाई बार बार गलती हो रही, हाँ 20 यहां से माइनस करना पड़ेगा ना। क्यों माइनस कर, वहां माइनस क्यों नहीं करा था, उसमें क्यों नहीं माइनस, क्योंकि उसमें हमने ये फिगर उठाई नहीं थी, हमने ये वाली फिगर उठाई थी, ठीक है, ये माइनस कर दिया। 30 में से 20 मिल चुका, कितना आउटस्टैंडिंग, 10, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 21-22, 30,000 माइनस 20,000, कितना बच गया, स्टिल आउटस्टैंडिंग 10,000, पिछले साल का हिसाब पूरा हो गया। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना, 25,000, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22-23 कितना है, 25,000, दिस इज डन। और यहां लिखा जाएगा क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22-23 25,000, दिस पार्ट इज डन। मतलब आपने ये वाली फिगर को भी टच कर लिया, वो तो ऑलरेडी इंक्लूड है उसके अंदर, उसको तो प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये भी कर दिया। पिछले साल का एडवांस देखिए, जरा देखिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन 22-23 के लिए कितना था, 15,000, और 23-24 के लिए कितना था, 10,000, टोटल एडवांस कितना था, 25,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस। इसमें से ये वाली फिगर जो थी वो यहां आके जुड़नी चाहिए, बिकॉज इट बिलोंग्स टू करंट ईयर। एड ओपनिंग एडवांस कितना भाई, 15,000, तो एक जगह यहां गया, एक जगह गया, हिसाब पूरा हो गया। ये वाला एडवांस यहां तो जोड़ना नहीं है, इसे कहां जाना है, नीचे जाना है, तो लिखेंगे क्या, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने का, 10,000 का, यहां डाल दिया, वो भी खत्म हो गया। अब रह गया क्या, अब रह गया ये वाला सर, अब रह गया ये वाला, कितना कितना एडवांस है, एड कितना, 30,000, दिस फिगर इज 40,000, और यहां से माइनस कर देंगे क्या, एडवांस सब्सक्रिप्शन 22-23 का कितना, 30,000, ब्रैकेट में करिए जरा कितना होता है, 50 माइनस करा और 40, 90,000, दैट्स। तो जब हम 1,00,000 लेके चलते हैं तो हमें 2 आइटम और माइनस करने पड़ते हैं, कौन से वाले, 20 और 30 की फिगर। और जब हम 50 लेके चलते हैं, क्या ये ये हाँ सॉरी, मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 23-24 कर देंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन 22-23 करके लिख सकते थे, मतलब क्लोजिंग एडवांस बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर मैं ये 1,00,000 लेके चलूं या 50,000 लेके चलूं, मेरा आंसर सेम आता है। जब आप एनसीईआरटी की इलस्ट्रेशन देखेंगे ना, उसमें ऐसा करके दिखा रखा है, एक इलस्ट्रेशन गलत भी है, दोनों तरह से कर सकते हैं। नोट्स में मैंने क्वेश्चन दोनों तरह से करके दिखा रखे हैं, बोल रहे, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। अब एक वैरायटी और देखते हैं, ये जो बाकी के केसेस हैं समझ में आएंगे आपको, सॉल्यूशन के साथ मैंने नोट्स में बना के दे रखा है, यू विल सी दिस।
हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाइए, नहीं 8 9 पे आ जाइए, सीधा 9 पे। केस नंबर 9 देखिए, पेज नंबर कौन सा है 9 का, 6 sir. देखिए जरा। फिर से कहानी क्या दे रखी है, सब्सक्रिप्शन 18-19 है, 19-20 है, 20-21 है, 250, 1000, 200, 1450। पेज नंबर 4 है शायद, ये 6 है, सॉरी 6। टोटल दे रखा है 1450। क्लब के पास 50 मेंबर थे, हर मेंबर कितना देता था, 25 रुपए देता था एनुअल सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2019 को 300 रुपए की थी, सिर्फ 300 रुपए की थी। ठीक है, देखो भाई, वही तरीका, चाहो तो 1000 की फिगर उठा लो और चाहो तो 1450 की फिगर उठा लो, दोनों में से कुछ भी है। मैंने इसे दोनों तरह से सॉल्व कर रखा आपके सामने। पहले मैं लेके चलता हूं, अगर हम फिगर कौन सी उठा के चलते, 1000 लेके चलते। भाई देखो, साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है आप मुझे बताइए, 300 रुपया। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाइए, 300 रुपये दिख रहा है सबको, सजाकर दिख रहा है 300 रुपये। ठीक है, आउट ऑफ 300 आपका कितना वसूल हो गया, 250। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना जाएगा बताइए, आउट ऑफ 300 माइनस 250, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना जाना चाहिए, 50 जाना चाहिए। सी द क्लोजिंग बैलेंस शीट, नीचे दिख रही है वो आपको। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछले साल का कितना हो गया, 50 रुपया। एवरीबडी इज ओके विद दिस, आ जाओ। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक बड़ी मजेदार चीज होती है, आप जितना मर्जी कर लीजिए तमाशा, जितना मर्जी कर लीजिए ऊंचा नीचा, आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या वैल्यू जाएगी 50 × 25 कितना जाएगा, 50 × 25 कितना हो जाएगा, 1250। आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमेशा कितना जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू सब्सक्रिप्शन पर मेंबर, इतना जाएगा, एंड यू गॉट 1250। ठीक है जी, अब मुझे बताइए 1000 रुपीज आपको मिल गया और आउटर कॉलम में आपका 1250 दिखता है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया भाई, कबीरा निकल रहा ऊपर से, बोलिए 250। तो आपने नीचे डाल दी वैल्यू क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 250। अब ऊपर टेबल में जाए दोबारा से, एडवांस 2021 का कितना, 200 न्यूट्रल फिगर होती है, सीधा बैलेंस शीट में डाल दिया कितना, एडवांस देखो कितना डाल दिया बैलेंस शीट में, देखिए कितना डाला नीचे, हाँ 200 रुपए डाल दिया, एंड दैट्स डन, ये आपका काम खत्म हो गया। एक तरीका तो ये बना। दूसरा तरीका देखिए, हमने 1450 की फिगर उठाई, उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ा, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस किया, करंट ईयर का एडवांस माइनस किया, तो भी फिगर 1250 आई। अभी बताया था ना पिछले भी केस में, चाहो तो टोटल लेके कर सकते हो और चाहो सिर्फ करंट ईयर की फिगर लेके चलो तो आपका काम हो जाता है। ये कौन से क्वेश्चन थे, किस तरह के क्वेश्चन थे ये, जब क्या बोलता है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मेंबर्स आपके पास गिवन होते हैं, तब बोलता है ये क्वेश्चन। दिस इज फाइन, अरे बोलो भाई। तो इसके बाकी के इलस्ट्रेशंस आप इसके सॉल्यूशन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे चीजें कवर करनी है ज्यादा और टाइम हमारे पास कम है। सॉल्यूशन के साथ दे रखा है, आप देख सकते हैं, और डाउट होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं। चलो, केस नंबर 12 भी उसी तरह का ही है, हो जाएगा आराम से। 13 भी उस तरह से ही आराम से हो जाना है। ये जो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट और इसका इंप्लीकेशन बता रखा है ना, इसको थोड़ा बाद में करूंगा मैं, अभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट अभी नहीं लेके चलूंगा मैं, थोड़ा सा बाद में लेके चलेंगे। उससे पहले जो जरूरी चीजें हैं, और ये एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके सामने ना, कौन सा वाला, एक एग्जाम्पल सॉल्व करके सब्सक्रिप्शन अकाउंट का दे रखा है, और नीचे टेस्ट योर नॉलेज है। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है, 4 जो है, ये जब हम अपने स्कूल के बच्चों को तंग करना चाहते थे तो ऐसे क्वेश्चन देते थे, पर थैंकफुली चैप्टर हट गया, इसलिए अब नहीं है। ये थोड़े ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, मतलब समझ लो कि बीकॉम ऑनर्स लेवल के क्वेश्चन है, तो मैं इसको अभी नहीं हाथ लगाऊंगा, और आप भी नहीं टच करना इसको, कोई कॉन्फिडेंस खराब होता है, अभी नहीं करेंगे इसको। मतलब जब तुम बोलोगे हाँ अब हमें थोड़ा आगे करना, देन आई विल टेक दिस क्वेश्चंस। चलो, अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सब्सक्रिप्शन से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग से आने के चांस होते हैं,
और कंज्यूमेबल आइटम से आने के क्वेश्चन चार्जेस होते हैं, ठीक है, वैसा करके। चलो देखें जरा क्या होती है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जरा समझते हैं। एक एक नंबर के क्वेश्चन फंड क्या होता है उस पर भी आ सकता है, एनसीईआरटी से लिया है सारा का सारा मटेरियल यहाँ पर। इट मींस अमाउंट रिसीव्ड और एसेट असाइड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एंड वी आर ऑन पेज नंबर 9। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब है कि कोई भी डोनेशन या कोई भी इनकम किसी पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड है। क्या दिक्कत है बेटा, क्या परेशानी हो रही है? तुम्हारे नोट्स कहाँ गए? तुम्हारे नोट्स कहाँ गए? यार 4 दिन बाद एग्जाम है, अभी भी। हाँ लग रहा है, आई ट्रस्ट ऑन यू। चलो 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 कर दे। कुछ फंड होते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड फंड और कुछ फंड होते हैं रेस्ट्रिक्टेड फंड। वो फंड जिनका यूज नॉट रेस्ट्रिक्टेड है, मैनेजमेंट कैन यूज द अमाउंट ऑफ फंड एज इट कंसिडर्स अप्रोप्रिएट। जैसे हमने बताया कि बैचलर्स क्लब नोएडा में बना, कनिष्क और गौहर दोनों की औलादें खुद निकली, दोनों ने अपनी अपनी 20,000 40,000 की प्रॉपर्टी किसको दान कर दी? बैचलर्स क्लब को दान कर दी। कनिष्क ने बोला मेरा 20,000 करोड़ रुपए बैचलर्स क्लब के लिए है, रेस्ट्रिक्शन कोई नहीं था, जैसा चाहो वैसा खर्च कर दो, ठीक है। गौहर ने बोला मेरा 60,000 करोड़ जो है ना, सिर्फ हॉस्पिटल, हेल्थ केयर और एजुकेशन पे खर्च होना है, इसके अलावा खर्च कर ही नहीं सकते आप। ये कौन सा फंड हो गया? रेस्ट्रिक्टेड। और जो कनिष्क ने दिया था 20,000 करोड़, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा चाहो जब मर्जी चाहो यूज कर लो, जो आपको बढ़िया लगे वैसा कर लीजिए। ये फर्क होता है रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड फंड का। दोनों के दोनों फंड कहां चले जाते हैं? कैपिटलाइज होते हैं, लायबिलिटी साइड में दिखते हैं, और दोनों में से जितना जितना अमाउंट कम होता चला जाएगा उतना उतना आप यूज करते माइनस करते चले जाते हैं, ठीक है। अब एक बात समझिएगा कि अगर कोई फंड बना किसी फिक्स एसेट्स के लिए तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो जाता है, और कोई फंड बना किसी कंज्यूमेबल जैसे मान लो टूर्नामेंट के लिए, मैच के लिए, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग हो जाता है। जरा सोचो, आपने मैच के लिए फंड क्रिएट करा, ये तो मैंने लेगेसी वाली बात कर दी ना। आपने अपने मेंबर्स को बोला कि भाई हम 4 साल में एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, टूर्नामेंट के लिए हर मेंबर से 5-5 हजार रुपए ले लिया, 1,000 मेंबर थे, ठीक है, 50 लाख इकट्ठा हो गया, ज्यादा हो गया अमाउंट इकट्ठा, ठीक है। अब जैसे जैसे टूर्नामेंट होता जाएगा वो पैसा खत्म होता चला जाएगा, क्या बदले में कोई एसेट्स क्रिएट होगी? नहीं होगी ना, इट्स कंज्यूम्ड, कुछ नहीं बचता, इसको दिमाग में रखना। और जब हम बिल्डिंग के लिए फंड खड़ा 50 लाख रुपया, तो जैसे जैसे फंड खत्म होता जाएगा बिल्डिंग खड़ी होती चली जाएगी। मतलब बिल्डिंग फंड अगर यूज होगा तो बदले में एक एसेट्स क्रिएट होगी, लेकिन टूर्नामेंट फंड अगर यूज होगा बदले में कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग, अगर फंड किसी एक्टिविटी के लिए था तो एसेट्स में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन फंड अगर किसी एसेट्स के लिए था तो जैसे जैसे फंड खत्म होता जाएगा यू विल सी सम सिग्निफिकेंट अमाउंट एज एन एसेट इन योर बैलेंस शीट, ठीक है। कबीरा ये स्नैपशॉट बाद में देख लेना, जो भी है। हाँ ठीक, अभी भी अगर मेरी क्लास में हो तो मेरे स्टूडेंट की तरह ही हो, ठीक है। हाँ ध्यान रखना। चलो आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फंड, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई आपको पोलियो इरेडिकेशन के लिए, तो गवर्नमेंट ग्रांट को आप सिर्फ पोलियो वैक्सीनेशन के लिए यूज करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट मिली आपको 5 करोड़ की, किसके लिए? कोविड कैंप लगाने के लिए, तो कोविड में खर्च होगी वो, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट ग्रांट, एक होता है एंडाउमेंट फंड, एक होता है एनविटी फंड। एंडाउमेंट फंड मैंने पहले बता दिया था आपको, शुरू शुरू में नोट्स में दे रखा है। एनविटी फंड क्या होता है कि मान लो कनिष्क ने क्या करा, अपने कौन सा स्कूल है तुम्हारा? समरबिल्ला, सोमविल, सोमविल में कनिष्क ने क्या कर दिया, अपने अकाउंटेंसी टीचर के नाम पर एक अवार्ड रख दिया। इसने क्या करा, 10 लाख रुपया बैंक में जमा कराया और वो एफडी करा दी, और स्कूल प्रिंसिपल को एंटाइटल दे दिया कि इससे जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उससे जो अकाउंटेंसी में 100 नंबर लाएंगे उसको कैश अवार्ड देना, ठीक है। कौन है टीचर आपकी? हाँ, तो बोलेंगे मिसेज ममता कलूचा अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अकाउंटेंसी, और 50,000 51,000 का अवार्ड दे दिया, अपनी टीचर के नाम पे आपने एक अवार्ड एस्टेब्लिश कर दिया। ये बेसिकली एनविटी फंड के एग्जांपल्स होते हैं।
कि पैसा कहीं जमा करा दिया, उससे जो इनकम आएगी उससे आप क्या करेंगे, अवार्ड देंगे। ठीक है, ये भी आपके क्या होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फंड होते हैं। वो पैसा अवार्ड के लिए यूज होगा, ये नहीं कि प्रिंसिपल अपने घर के फ्लोरिंग की टाइल ठीक करवा रही है, ऐसा नहीं होगा, अवार्ड के लिए होगा। लोन फंड, ठीक है भाई, आपने क्या कर दिया, वो फंड बनाए कि भाई हमारे किसी मेंबर को लोन की जरूरत पड़ गई, एजुकेशन लोन की जरूरत पड़ गई, या घर के किसी काम के लिए, तो ये पैसा सिर्फ लोन और लोन देने में यूज होगा, लोन फंड कहते हैं उसको। फंड फॉर एनी स्पेसिफिक इवेंट या पर्पस के लिए, और एक होता है फिक्स असेट्स फंड, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फंड की ये सारे रेस्ट्रिक्टेड फंड की वैरायटीज थी। चलो, स्पेसिफिक फंड जो होते हैं उनसे रिलेटेड ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। केस 1 आपके सामने दिख रहा है, सब्सक्रिप्शन 20,000 का। इसको मैं ऐसे सॉल्व करके दिखाऊंगा, मुश्किल केस को मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, ठीक है। कबीरा नींद आ रही हो तो पानी पी लेना, तुम्हारे लिए देखो बहुत बड़ी बड़ी बोतलें रखी हुई हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट फंड 20,000 रिसिप्ट्स में है, पेमेंट में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 6,000 का। नीचे लिखा है 5,000 इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट। और सुनो, टूर्नामेंट फंड का जो ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ठीक है, सही जा रहा है। बॉटल देखो उसकी, दैट्स कूल, पी ले कोई बात नहीं। सब्सक्रिप्शन टूर्नामेंट फंड वाला जो होता है, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ बैलेंस शीट में दिखता है क्योंकि कैपिटलाइज होता है। ठीक है भाई, तो देखें, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट आपने लायबिलिटी साइड में लिखा 20,000 का, लिख लिया 20,000 का। आपका 5,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो दिस इज योर अक्रूड इनकम। तो कहां डाल दिया आपने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट एसेट साइड में डाली 5,000 की, और कहा फंड में भी जोड़ दिया। डबल इफेक्ट बनेगा ना इसका, आपके लिए एसेट है क्योंकि रिकवरेबल नहीं है, और आपके फंड के अंदर इसे जोड़ देंगे एक्रूअल प्रिंसिपल के हिसाब से। तो अब आपका टोटल फंड कितना हो गया, 25,000 का। आपके एक्सपेंसेस कितने हुए, 6,000 के। 19,000 कहां चला गया आपका, एग्जिस्ट करेगा, खत्म। दिस इज द ट्रीटमेंट, कहीं कुछ नहीं जाना है। बोलो क्या डाउट है। बजाय कि हम इसे इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते, नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये कैपिटलाइज नेचर का है, इसे लायबिलिटी साइड में दिखाना होगा। एग्जाम्पल 1 इज हलवा, आसान था। एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। तब क्या होगा अगर आपका फंड कम पड़ जाए आपके एक्सपेंसेस से। अब जैसे 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 मान लो पाकिस्तान है, टूर्नामेंट वो कहता है कि हमें ना एशिया कप के 4 मैचेस दीजिए, वरना हम एशिया कप टूर्नामेंट छोड़ देंगे। तो एशिया कप की ऑर्गेनाइजिंग कहती है कल छोड़ना हो आज छोड़ दो, जाओ, तुम्हारे वहां ऐसे कौन मैच खेलने आएगा। पता चला इमरान के पीछे पूरी फौज भाग रही है, बड़ी अनारकी है पाकिस्तान में इस समय। पता चला सारे फिरंगियों के कपड़े घड़ी वड़ी सब लूट लिया, हाथ में आज ऐसे धर के भाग रहे हैं वहां से वहां, ये भी तो हो सकता है। पाकिस्तान में टूर्नामेंट हुआ, 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, ठीक है, सेमीफाइनल पहुंचते बजट खत्म हो गया। तो क्या बोलेंगे प्लेयर को, जाओ भाई मैं टूर्नामेंट खत्म, किल्ली वल्ली उठाओ घर जाओ अपने तुम। अब ऐसा तो नहीं होगा, क्या करेंगे वो, सरकार को बोलेंगे 100 करोड़ की कमी पड़ गई भैया भिजवा दो। यहाँ भी ऐसे ही होता है। आपने क्या किया, ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन ना, ये बेसिकली 3 तरीके से सॉल्व होता है, 3 तरीके से सॉल्व होता है ये। कैसे, देखिए मैं दिखा रहा हूं करके जरा सॉल्व। भाई यही सबसे क्रिटिकल चीज इसमें होती है टूर्नामेंट फंड वाले में, कि जब शॉर्टेज हो जाती है फंड की तब आपको कैसे हैंडल करना है। देखिए, आपको जब आप एनसीईआरटी देखेंगे, कोई और बुक देखेंगे, आपको अलग अलग तरीके के सोल्यूशन दिखेंगे इसके, लेकिन मैं आपको वो सारे सोल्यूशन दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आंसर सभी से एक ही तरह से आना है। किस तरह से दिखेगा, देखिए पहला मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड देखिएगा, हमने बनाई बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की, जो भी था बैलेंस शीट बना ली, ठीक है, हमारे पास बैलेंस शीट है। हमने लिखा सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, मेथड 1 करा रहा हूं। कितने का बताइए, सब्सक्रिप्शन कितने का क्वेश्चन में, 20,000 का। गॉट इट, 20,000 का प्लस आउटस्टैंडिंग कितना था, 5,000 का। टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 25,000, ठीक है। इधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का लिखा, 5,000 का।
डबल एंट्री का इफेक्ट पूरा पड़ा। अब माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने के थे? 36,000 के ना। आप पहले केस में सीधा 25,000 माइनस करके इसे नील बना दीजिए, जितना था उतना माइनस कर दो, और जो बच गया उसके लिए कहां जाइए? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाइए, और क्या लिखिए इधर एक्सपेंडिचर साइड में टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखना डेफिशिएंसी कितने की बताइए? 11,000 की। दैट्स योर केस, खत्म, एक केस हो गया। ऐसा कर सकते हैं, जितना फंड था उतना माइनस कर दो, जो शॉर्टेज होगी कहां से पूरी कर लो? पप्पा से पूरी कर लो, कि भाई शॉर्टेज पड़ गई है दे दो। दिस इज वन मेथड, एक तरीका ये होता है करने का। दूसरा मेथड देखिए, फिर से बैलेंस शीट ली, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट लिखा, कितने का? 20,000 का। ऐड कर दिया क्या? आउटस्टैंडिंग कितने का? 5,000 का। टोटल 25,000 आ गया, ठीक है। प्लस इनकम एक्सपेंडिचर लिखा और ब्रैकेट में लिखा डेफिशिएंसी कितने की? 11,000 की। अब टोटल कितना हो गया? 36,000 माइनस एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने के? 36,000। वैल्यू क्या बना दी? नील बना दी। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टूर्नामेंट का कितना? 5,000 यहां भी लिखा। इस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके। और क्या लिखेंगे? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस डेफिशिएंसी, फिर से 11,000 की। हो गया, कुछ खास फर्क नहीं है। ये कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा अगर ये वाला मेथड फॉलो कर लो, ठीक है। तीसरा मेथड भी होता है, तीसरे मेथड में क्या करना है पता है? बैलेंस शीट बनानी नहीं है, सीधा काम क्या करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनना। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने के? 36,000 का, उससे शुरुआत करेंगे। माइनस टूर्नामेंट फंड कितने का? 25,000 का। माइनस आउटस्टैंडिंग टूर्नामेंट फंड कितने का? 5,000 का, है ना? 5,000 का था, सॉरी, टूर्नामेंट फंड 20,000 का। ऑटोमेटिकली 11,000 की डेफिशिएंसी आएगी। नथिंग विल गो इनटू द बैलेंस शीट, कुछ नहीं जाएगा बैलेंस शीट में। डोंट गो फॉर दिस मेथड, मेथड 1 इज फाइन, ठीक है जी। 3 तरीके से हुआ क्वेश्चन ये। इज दैट ओके? ऑनलाइन में इज दैट ओके विद यू? Yes, sir. Yes, sir. सो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी? समझ पाएंगे? नहीं? क्या चीज? अच्छा देखता हूँ, रुक जाओ अभी। चले, क्या क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। तुमने कौन से ग्रुप पे भेजा भाई? अबे वो कंज्यूमेबल आइटम वाला क्वेश्चन है स्टेशनरी का, उसका इससे क्या लेने देना है? जबरदस्ती। दिस इज डन। चलिए एक केस और देखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तीनों केस आपके पास नोट्स में दे रखे हैं। अब पता है क्या परेशानी आती है? टूर्नामेंट फंड को हम बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, जब क्या करते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट बन गया, तो भी कोई परेशानी नहीं है। अगर हमने कोई टूर्नामेंट फंड बनाया, उससे जो इंटरेस्ट की इनकम होगी, इनकम में नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी? वो फंड के अंदर ही जुड़ जाएगी, ठीक है।
तो एक एग्जांपल आपके सामने है, केस नंबर 3, देख लीजिए। इसे मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, सिर्फ पढ़ेंगे, उसको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। देख लेते हैं अभी, क्या बोलो। हो जाता है, जैसे तुम्हें 50 लाख का टूर्नामेंट फंड मिल गया और अभी 4 साल पड़े हैं, तो 50 लाख खाली रखोगे अपने पास, बाहर इन्वेस्ट कर दिया, उससे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिलने से क्या होगा, कैश भी बढ़ेगा और इधर फंड भी बढ़ेगा, ये है पर्पज उसका। ठीक है, चलो देखें जरा, करें। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट रिसिप्ट साइड में 20,000, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 1,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,000। ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जनरल इन्वेस्टमेंट है, ये रेवेन्यू नेचर का है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 6,000, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन 1/4/2019 10,000 का, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने का है, 5,000 का। सॉल्यूशन, खूब सारी इंफॉर्मेशन है, दिखने में खराब है वरना कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट को बना लेते हैं। देखिए आपके सामने, देखिए जरा, आई शो इट। दिखने में भारी लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, बहुत ही आसान। एक क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं कंज्यूमेबल आइटम पे आ जाऊंगा, और कंज्यूमेबल आइटम करने के बाद फिर आप समझ लीजिए चैप्टर आपका आपकी ग्रिप में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसमें दो तरह के टूर्नामेंट फंड और बिल्डिंग फंड भी बताऊंगा अभी आपको, और बिल्डिंग फंड के बाद आता है कंज्यूमेबल आइटम। फिर ये टॉपिक आपका, मतलब जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सारी कवरेज इसके अंदर कवर हो जाती है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन हमें सॉल्व करने ही नहीं है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करने। देखो बेटा, ये टॉपिक ना अपने आप में भारी टॉपिक होता है, 1 महीना लगता था इसे कराने में, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमें तो एमसीक्यू बेस पे करना है चीजों को, तो हम उसको फोकस लेके चल रहे हैं, वो नहीं खराब होने चाहिए आपके। आइए देखें जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसको। मैं इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके चल रहा हूं। हम बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी आएगी, और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। देखिए इधर बना रहा हूं मैं आपके सामने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपके पास इनकम है, ये आपके पास एक्सपेंडिचर है, और ये हम बनाए दे रहे हैं बैलेंस शीट। चलिए देखें जरा एक एक करके। सबसे पहले पहली इंफॉर्मेशन उठाइए, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, वैल्यू कितनी है आपके पास, 20,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस। रिसीव्स पेमेंट का आइटम एक ही जगह जाना है, अंटिल अनलेस इट इज इंप्लाइड एडजस्टमेंट। उसके बाद प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है आपके पास, 5,000। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, 25,000। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टूर्नामेंट का कितना है, 5,000। ये दो जगह जाना है, इसको मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट आउटस्टैंडिंग था, दोनों जगह डाल दिया। ठीक है, इसके बाद हमने लिखा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आइटम, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, कितने का टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपके पास, 10,000 का। इसे ध्यान से रखेंगे। जैसे आपने इस फिगर को उठाया, अब आप मुझे बताइए इस पर इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था, कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था बताइए। 1,000। 1,000 मिलना चाहिए था ना। 10,000 का 10% 1,000। जरा रिसिप्ट साइड में देखिए 1,000 मिला है क्या, रिसिप्ट साइड में 1,000 इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, जी सर। दिख रहा है, यानी कि मिल गया, आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, यहां जोड़ देंगे, ऐड इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, कितने का, 1,000। अच्छा सोचो, अगर सिर्फ 600 रुपए मिलता तो क्या करते, क्या करते, सिर्फ 600 मिलता था। आउटस्टैंडिंग एसेट्स में दिखा सुनो, दो। 600 यहां लिखते, मिल गया, और आउटस्टैंडिंग भी यहां दिखाते, और 600 आउटस्टैंडिंग फिर इस, मतलब 400 आउटस्टैंडिंग फिर इस तरफ दिखाते। गॉट इट। अगर आउटस्टैंडिंग होता ना 400 रुपए का, तो जो मिल गया वो यहां दिखाएंगे, जो नहीं मिला वो भी यहां दिखाएंगे, और यहां कितना जाता है एसेट्स में, सिर्फ 400 जाता, लेकिन यहाँ पूरा मिल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। दैट्स ओके विद एवरीबॉडी। आगे चलते हैं। फिर बोला हमसे कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रूटीन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट तो दे ही नहीं रखा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई, वो कहां जाएगी,
इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। ये जनरल इन्वेस्टमेंट है, कितना लिखा है इसका अमाउंट? 3000। दिस इज डन। इसको टूर्नामेंट फंड में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये जनरल इन्वेस्टमेंट था, ये फंड से इन्वेस्टमेंट नहीं बनाया था, ये रूटीन इनकम है आपकी। आई एम सॉरी। तो वो जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3000 जो है वो रूटीन टूर्नामेंट फंड नहीं है, वो रूटीन इंटरेस्ट की इनकम थी, उसे इनकम में डालेंगे। लेकिन फंड से कोई इन्वेस्टमेंट किया, उस पर जो इंटरेस्ट मिला उसे कहां डालेंगे आप? फंड के अंदर जोड़ेंगे। चाहे वो मिल गया चाहे नहीं मिल गया, उसको फंड के अंदर ही जोड़ना है। ठीक है जी, सारे आइटम हो चुके हैं हमारे पास। अब मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर फंड? 26,000 माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने के? हाँ, 6,000 के। आपके पास कितना बच गया अभी भी? 20,000। दैट्स योर ट्रीटमेंट। हो गया ट्रीटमेंट आपका। ठीक है, इसका थोड़ा सा वियर्ड वर्जन जो है अगला वाला केस है, जिसे आप खुद कर लेंगे, मैं नहीं करा रहा उसको, सॉल्यूशन दे रखा है। देखिए ये रहा अगला केस, केस 4। आपके पास सब्सक्रिप्शन है, इंटरेस्ट ऑन फंड भी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी हैं, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट भी है, 6% इन्वेस्टमेंट भी है, आउटस्टैंडिंग भी है। ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पर सारा पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, और एक नोट लिखा उसे पढ़ लेते हैं। एज टूर्नामेंट फंड इज मेंटेन्ड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आर मेट आउट ऑफ इट, these expenses are therefore not shown in income expenditure account. Interest due and received on any investment out of such fund, such as tournament fund investment, will itself be a part of fund and will be added to that fund in liability side of the balance sheet. Interest on any general investment will be treated as an ordinary income और कहां शो करी जाएगी? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करी जाएगी। गॉट इट? ये था आपका, जब आप कोई फंड बनाते हैं और वो सारा अमाउंट स्पेंड हो जाता है, बदले में कुछ टेंजिबल नहीं होता। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का वो पार्ट था। अब हम करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग का वो पार्ट जिसमें फंड खर्च तो होता है, साथ साथ कुछ क्या हो जाता है, टेंजिबल क्रिएट होता है। ठीक है, वैसा करते हैं। आई होप ऑनलाइन वालों को ये चीज पता चली होगी जो किया अभी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग के दोनों पार्ट। Yes, sir. ठीक है, बाकी नोट्स के क्वेश्चंस को देखेंगे, वो सोल्यूशन के साथ में तो चीजें होंगी, और फिर एनसीईआरटी को देखेंगे तो ये पक्का हो जाएगा आपका। इससे कोई क्वेश्चन आपकी रीच के बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो इस लेवल का भी नहीं पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो चीजें दे रखी है ना, बहुत लिमिटेड दे रखी हैं, मैंने आपको बहुत एलोबरेटिव तरीके से बताई हैं। चलो देखें जरा। बिफोर आई प्रोसीड फॉर फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एक सिंपल सा फंडा सीखते हैं। भाई सुनो तनिष्क, सुनो, क्या था या है? बोलते जाओ, जोर से बोलो। इससे रिलेटेड है। हाँ, हमने क्या किया, 10,000 की मशीन कितने में बेची? 12 में बेची। ठीक है, तो क्या होने वाला है? सेल ऑफ मशीनरी कितने की दिखेगी आपकी? 12,000 की। ठीक है जी, करेक्ट। और जो प्रॉफिट होगा वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग जो रिसीव्स होता है वहां से माइनस हो जाए। बेटा सुन तो ले, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स फाइनेंसिंग में डाला हुआ है। कौन सी किताब में डाला था? गलत, बिल्कुल गलत है। मशीनरी की वैल्यू और उस पे होने वाली प्रॉफिट जो है वो आपको वहां नहीं जा सकता। गलत बोला किसी ने। चलिए एक बार देखिए जरा उसको, पवेलियन फंड वाले को देखिए फटाफट से, मैं इसको लेके चल रहा हूँ आपके सामने। चलिए कंसेप्ट सीखिए पहले उसका, देखिए ध्यान से। ये आपके पास बैलेंस शीट है, ध्यान से देखना जरा।
इधर कैश है आपके पास 20 लाख रुपए का, और इधर है आपके पास स्टॉक 5 लाख रुपए का, ठीक है। इधर आपके पास है बिल्डिंग, नहीं मशीनरी भी 5 लाख की। भाई टोटल वैल्यू बताइए कितनी होगी आपके पास? 30 लाख, ठीक है। और इस तरफ चलते हैं, क्रेडिटर्स कितने के आपके पास? सपोज क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए के, तो बाकी का डिफरेंस मालूम है ना क्या बनता है? वो बाकी का डिफरेंस क्या कहलाएगा बताइए? कैपिटल फंड कहलाएगा। जब, और आपको मालूम है कि एनपीओ में कोई ओनर तो होता नहीं है, तो डिफरेंस ऑफ टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज नोन एज व्हाट? कैपिटल फंड, या जनरल फंड बोलते हैं उसको, ठीक है जी, ध्यान है। चलो आ जाओ, आपको कनिष्क ने 50 लाख रुपए दिए कि भाई आप इससे बिल्डिंग बनाना। मतलब क्या हो गया? दिस इज सब्सक्रिप्शन फॉर बिल्डिंग है, या पवेलियन फंड के नाम से पैसा मिल गया। अच्छा मुझे बताइए, पैसा मिलेगा वो इस तरफ दिखेगा या इस तरफ दिखेगा? पैसा मिलेगा लायबिलिटी में दिखेगा। यू गॉट कैश 50 लाख रुपीज, कहां दिखेगा? इफ यू गॉट कैश 50 लाख रुपीज का एज ए डोनेशन का, बेटा एंट्री बनाओ, क्या बनेगी? जब आपको पैसा मिलता है आपकी एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू पवेलियन फंड। तो कैश में भी पड़ेगा और पवेलियन फंड भी दिखेगा। मेरा क्वेश्चन था कैश कहां दिखेगा? कैश तो कैश में दिखेगा ना। तो क्या हो जाएगा भाई आपकी 20 लाख प्लस 50 लाख, दिस विल बी कितना? 70 लाख। और सुनो, पवेलियन फंड कितने का दिखेगा? 50 लाख। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बताइए? 80 लाख, हाँ है ना। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या डाउट है इस पर किसी को बताइए? मैंने क्या कहा था आपसे? टूर्नामेंट फंड जब खर्च होता है बदले में कुछ खड़ा नहीं होता है। और सुनो, रुक तो जा, टूर्नामेंट फंड आता है ना, यहां भी आता है। आपने देखा होगा रिसीव्स एंड पेमेंट में एक बैलेंस होता है, कैश का बैलेंस। तो जो कैश होता है ना उस बैलेंस में रिफ्लेक्ट होता है। ये तो मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल। टूर्नामेंट फंड भी जब आएगा ना, तो कैश इधर देखेगा और फंड इधर देखेगा। जो खर्चे होंगे वो कैश से निकलते जाएंगे और फंड से भी अलग हटते चले जाएंगे। पर क्योंकि कैश का बैलेंस अलग से नहीं दिखता, इसलिए आपको रिफ्लेक्ट नहीं होता है, नहीं दिखता, क्योंकि केसेस एंड पेमेंट में तो फाइनल कैश होता है ना, विच इज आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो यहां क्या था? अब मैंने हाइपोथेटिकली दिखा दिया आपको, ठीक है। अब जरा सोचो, आपने 10 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, खर्च कर दिया 10 लाख का। अगर 10 लाख का टूर्नामेंट खर्च करते तो कुछ कुछ होता है सेट्स में, कुछ खड़ा होता? नहीं खड़ा होता। हमने क्या करा? माइनस, हमने लिखा 50 लाख यहां, माइनस 10 लाख। अब आपका फंड कितने का दिखेगा? 40 लाख का। भाई 10 लाख खर्च हो गए, और जब 10 लाख खर्च हुए तो इस तरफ क्या खड़ी होगी? इस तरफ हो गया पवेलियन इन प्रोग्रेस। पवेलियन इन प्रोग्रेस खड़ी होगी कितने की? ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पता कैसा होता है? आपके कैश में से पवेलियन एक्सपेंसेस होते हैं खर्च, कितना? 70 लाख था ना ये, इसमें से 10 लाख चला गया। अब आपका कैश कितना बचा? 60 लाख। और कैश गया 10 लाख, तो कैश के बदले में क्या खड़ी हुई आपकी? बिल्डिंग। कितने की बिल्डिंग खड़ी होगी आपकी? 10 लाख की। अब जाके हिसाब बराबर बनता है। रुक जा रुक जा रुक जा, यहां से माइनस होकर उधर नहीं जाता है, ये गलत फहमी होती है लोग, इसी से गड़बड़ हो जाती है। भाई पैसा खर्च हुआ और एसेट्स खड़ी हो गई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते थे, बच्चों ने पढ़ा था। पैसा खर्च हुआ और बिल्डिंग खड़ी हो गई, ठीक है। यहां का ट्रीटमेंट हो गया पूरा। अब सुनो, दिस वाज रेस्ट्रिक्टेड फंड, था रेस्ट्रिक्टेड फंड। 10 लाख का रेस्ट्रिक्शन खत्म, वो उठ के कहां जाएगा? ध्यान समझना, उसे उठकर इनकम में जाना चाहिए, इनकम में जाना चाहिए, इनकम से सरप्लस में, और सरप्लस से उठ के कहां जाना चाहिए? कैपिटल फंड में। इतना लंबा क्यों घुमाए? सीधा कहां ट्रांसफर भेजेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। दिस इज वन रीजन, दिस इज वन रीजन। दूसरा रीजन, इधर क्या खड़ी हुई?
कैश गया, इधर बिल्डिंग खड़ी हुई, इसी को रीजन पहले समझ लीजिए। इधर से कैश गया, इधर बिल्डिंग खड़ी हुई, इधर से रेस्ट्रिक्शन हटा 10 लाख का। अब आप इसको क्या मान सकते हैं अपना इनकम। इनकम होगा तो इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम में जाएगा, वहां जाएगा तो सरप्लस बढ़ेगा, सरप्लस बढ़ेगा तो कहां जुड़ेगा, कैपिटल फंड में। तो सीधा ही कैपिटल फंड में, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड लिखते हैं। जैसे जैसे आपकी बिल्डिंग बनती जाएगी, ये रेस्ट्रिक्टेड फंड अनरिस्ट्रिक्टेड होता जाएगा और कहां जुड़ता चला जाएगा, तो प्लस ट्रांसफर फ्रॉम पवेलियन फंड। ये 28 लाख था ना आपके पास, प्लस 10 लाख और कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 38 लाख। क्या ऑनलाइन में समझ पा रहे हैं इस बात को? अरे यस दिस सर। रीजन इज क्लियर, समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी Yes, sir. गलती होती है जिसे लोग क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं। नेक्स्ट पता चला नहीं। अच्छा सुनो आप, अब मान लो आपकी बिल्डिंग 50 लाख की बन जाती, तो क्या होता है, यहां से 50 लाख और ये कितना हो जाता वैल्यू, नहीं सॉरी, आपकी बिल्डिंग मान लो 40 लाख की बन गई, तो ये कितना हो गया 30 लाख। पवेलियन इन प्रोग्रेस कितना हो गया 30 लाख। इधर से कितना फंड रिलीज हो जाएगा 30 लाख, और यहां कितना बचेगा 20 लाख, और इधर कितना चला जाएगा 30 लाख, ये कितना हो जाएगा 58 लाख। ये तो गलत, क्या गड़बड़ हो रही है, 50 60, हाँ 80 80 बराबर हिसाब हो गया। ये कितना है 50 70 30 40, ये क्या, ये कम क्यों आ रहा है, ये 70 क्यों आ रहा है भाई? सिर्फ पवेलियन इन प्रोग्रेस 40 होगा। हम्म, हाँ पवेलियन इन प्रोग्रेस कितना होगा 40 lakhs। 40 क्यों होगा भाई? सर आपने 40 माइनस किया ना। अच्छा ऊपर से, फिर हम यहाँ से 30 माइनस करते हैं, क्योंकि हमने 30 किया था ना इधर से, इधर भी 30 किया, तो ये कितना हो जाएगा 40। नाउ दिस इज 30, ऐसे वो कहानी, यहाँ से 30 माइनस किया था हमने। अब अगर पूरा पवेलियन बन गया तो क्या होगा बताइए, ये पूरा 50 चला गया, ये कितना रह जाएगा नील, रह जाएगा नील। ये कितना हो जाएगा 50 जोड़ के 78। यहां से पूरा कितना चला जाएगा 50, ये वैल्यू कितनी रह जाएगी 20 की, ये वैल्यू कितने की। अब इसके हिसाब से प्रोग्रेस शब्द हट जाएगा, अब क्या हो जाएगा आपके पास पवेलियन बन जाएगा। गॉट इट, समझ में आ रही है बात? लेकिन लफड़ा क्या होता है पता है इस चैप्टर में, जैसे मान लो आपने क्या किया, सिर्फ 40 का पवेलियन बना दिया, 10 लाख आपका अभी भी रह गया। पवेलियन इन प्रोग्रेस कितने का दिख रहा है 40 का दिख रहा है, यहां से 40 गया, यहाँ 30 दिख रहा है, यहाँ सिर्फ 40 जुड़ा, ये सिर्फ 68, ऐसे कहानी है। अब दिक्कत पता क्या होती है, आपकी जो बुक्स होती है ना उसमें ये दिखता ही नहीं है, ये नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, ये तो कैश का फाइनल बैलेंस होता है। तो दिखता क्या है, पवेलियन इन प्रोग्रेस हो रहा है, तो बच्चे क्या कहते हैं, यहां से गया इधर आ गया, फिर वो सोचते हैं ये कहां से आया। लेकिन असली स्टोरी क्या है, साल भर में कैश 40 निकल गया था, तो पवेलियन इन प्रोग्रेस बना। और जब पवेलियन इन प्रोग्रेस बन गया, तो ये जो रेस्ट्रिक्टेड फंड था उसमें से 40 निकला और कहां चला गया, उधर चला गया। तो यहां से निकलकर उधर जाता है, और वहां से कैश निकलकर आपकी बिल्डिंग खड़ी होती है। लेकिन ये आपकी बुक्स में दिखता ही नहीं है। इसलिए जो आपको ट्रीटमेंट दिखता है वो कैसे दिखता है, पवेलियन इन प्रोग्रेस यहां दिखेगा, फंड से निकलेगा और कैपिटल फंड में चला जाएगा। तो 3 ट्रीटमेंट दिखते हैं आपको, लेकिन रियलिटी में 4 तरह से ट्रीटमेंट होते हैं, 4 जगह इफेक्ट पड़ता है उसका। ये इफेक्ट हिडन होता है। क्यों हिडन होता है, क्योंकि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में फाइनल जो कैश का बैलेंस दिखता है ना, उसमें ये ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, इसलिए लफड़ा होता है बस, और कुछ नहीं है। कंसेप्ट समझ में आया? अब आपको नोट्स में देखेंगे, आपको क्लैरिटी आएगी। तो देख पा रहे हैं, टूर्ना फंड में स्पेंडिंग होती है जो, वो कहीं नहीं दिखती, वो तो डेड कॉस्ट है। लेकिन अगर पवेलियन फंड बनेगा तो क्या होगा, दिखता चला जाएगा। ठीक है, एक और मजेदार चीज पूछूंगा अभी मैं आपसे, आपको पता चलेगा। तो देखिए केस केस 3 देखिए, सीधा सीधा आसान केस है। एक्सपेंडिचर, ध्यान से देखिएगा, केस 2 देख लेंगे, आसान है। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 2 लाख, यानी पवेलियन इन प्रोग्रेस कितने की होगी, 2 लाख की होगी। कैपिटल फंड 5 लाख का था, डोनेशन कितने की मिल गई थी, 3 लाख की थी। तो आप देखिए, दिख रहा है ओपनिंग बैलेंस कैपिटल फंड का 5 लाख,
पवेलियन फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख। और डोनेशन कितने की मिली? 3 लाख। तो भाई जो डोनेशन मिलेगी वो कैश में जुड़ेगी ना, और कैश तो दिख ही नहीं रहा कहीं, इसलिए उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। जो खर्चा होगा 2 लाख का, वो कैश में से होगा, वो दिखता नहीं है। एसेट साइड में पवेलियन इन प्रोग्रेस दिख रहा है, और रेस्ट्रिक्टेड फंड में से 2 लाख निकल के कहाँ चला गया? कैपिटल फंड में चला गया। ऐसा होता है। दिस इज हाउ इट हैपेंस। क्लियर है? चलो, केस नंबर 4। केस नंबर 4, ठीक है। जब मैं इसे करवाता था ना, इस पर 1,000 रुपए का इनाम रखता था। करो चलो, दिया 1,000 का इनाम। केस नंबर 4, ठीक है भाई ऑनलाइन वालों, ये मेरी तरफ से आखिरी भेंट होगी तुम लोगों को। देखिए कौन कर पाता है इसे। केस नंबर 4, क्वेश्चन दिख रहा है ना? अरे बोलो, अभी ट्राई नहीं करो। दिख रहा। अब मैंने हटा दिया, ट्राई करोगे? यस सर। आइए देखते हैं। चलो, दिस इज बैलेंस शीट, ठीक है। ये है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना है बताइए? 30 30 कैपिटल lakhs. लाख। फंड ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 30 lakhs. 30 लाख का, ठीक है। इस तरफ और क्या था हमारे पास? और क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन थी? Building और fund. बिल्डिंग इन प्रोग्रेस 42 lakhs। आपने क्या किया, ध्यान से सुनना। इधर था पवेलियन फंड ना, ओपनिंग बैलेंस कितना था पवेलियन फंड का? 18 लाख बिल्डिंग फंड का. बिल्डिंग फंड, चलो Yes. 18 लाख। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग फंड का, प्लस डोनेशन कितने की? 20 lakhs. 20 लाख की। टोटल पैसा कितना हो गया? 38. 30 लाख, ठीक है जी, करेक्ट। टोटल 30 लाख। अच्छा, और बिल्डिंग बन चुकी है ना? Yes sir. बिल्डिंग बन चुकी है कितने की? 42 लाख की, ठीक है जी। अब जरा ध्यान से समझना, रेस्ट्रिक्टेड फंड कितना था? 38 लाख। ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड कितना जाएगा? 38 लाख। कितना हो गया? नील। प्लस ट्रांसफर्ड फ्रॉम बिल्डिंग फंड कितना? 38 लाख। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 68 लाख की, ठीक है। हो गया आंसर। तुमने इनकम एक्सपेंडिचर में क्यों डाला? तो वो 4 लाख की हमने नई बिल्डिंग बना दी, और नहीं पर सुनो, इस फंड से नहीं। अरे तुम एक चीज तो समझो, बिल्डिंग तो कैश से बनी ना, Yes sir. यस सर। क्यों जाएगा एक्सपेंडिचर में? अरे वो तो टूर्नामेंट फंड के केस में होता था ना, कि कुछ बचता नहीं था इसलिए डेफिशिएंसी हम एक्सपेंडिचर में डालते थे। यहाँ तो बिल्डिंग खड़ी है आपके पास। अरे कैसी बात कर रहा है यार, भूखी भूखी नंगी फॉर्म थोड़ी है तुम्हारी, समझो। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, टूर्नामेंट एक्सपेंस के केस में भी जो एक्सपेंडिचर में डालते थे, कैश से निकल के तो जाता था वो भी। तो यहाँ क्या हुआ? टूर्नामेंट फंड में क्या होता था, इधर कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता था। अगर ये टूर्नामेंट फंड का केस होता ना, तो 4 लाख रुपए डेफिशिएंसी में चला जाता। लेकिन ये बिल्डिंग है भाई, आपका 42 लाख खर्च हुआ और 42 लाख की बिल्डिंग बन गई। इसके अगेंस्ट रेस्ट्रिक्टेड फंड था, वो हटा और ऊपर चला गया, खत्म। कोई डेफिशिएंसी नहीं है। डेफिशिएंसी कब होती है? व्हेन वी हैव टूर्नामेंट। टूर्नामेंट पे कितना स्पेंड हो गया? 42 लाख। हाथ कुछ आया? नहीं आया, तो 4 लाख की डेफिशिएंसी जाएगी ना क्या उसमें, इनकम एक्सपेंडिचर में। ये तो बिल्डिंग फंड है, यहाँ तो 4 लाख लगे होंगे बिल्डिंग पर, बिल्डिंग रिफ्लेक्ट दिख रही है। ये केस था क्या? भाई कौन कह रहा है पैसे नहीं है? कैश में से आए होंगे, कैश में से आए, और कहां से? अच्छा, जो टूर्नामेंट फंड में डेफिशिएंसी पड़ रही है वो कहां से आती है बताओ? कैश में से तो आती है। तो इस कंसेप्ट के शुरू में मैंने बताया था आपको कि जब आपके पास फंड बनता है किसी बिल्डिंग के ऊपर, तो बिल्डिंग के फंड के लिए आप क्या करते हैं? एसेट्स रिफ्लेक्ट होती है, दिखती है, ठीक है। ये केस था, गॉट इट? तुम तो बच्चे हो बेटा, अच्छे अच्छे टीचर फंसते हैं इसमें, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, तो जोश में नहीं, कंसेप्ट को उस तरह से पढ़ते तो समझ में आता। देखो, बिल्डिंग
फंड के अगेंस्ट ये सिर्फ क्या होता है, आई वॉश होता है और कुछ नहीं होता। 30 लाख का फंड था, 30 लाख का फंड जीरो हो गया, अब 30 लाख का कैपिटल फंड बढ़ गया, इधर से कैश गया होगा 42 लाख का और कैश की बिल्डिंग बन गई, इधर भी हिसाब बराबर उधर भी हिसाब बराबर, खत्म। बैलेंस शीट तो फिर भी टैली हो रही है ना, यहाँ से 38 निकला उधर 38 चला गया। अच्छा सुनो, ये जो 2 लाख की डोनेशन 20 लाख की डोनेशन आई होगी ये भी तो कैश में जुड़ी होगी, पर मैंने बोला ना कैश दिखता नहीं है क्योंकि रिसीजन पेमेंट में कैश का फाइनल बैलेंस दिखता है। गॉट इट? तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपकी क्या हुई, खत्म हुई। चलो कंज्यूमेबल आइटम पे चलते हैं, वो तुम खुद कर लोगे उस क्वेश्चन को, अभी मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, आराम से होगा। अरे मैं चेक करूंगा ना, चिंता ना कर, हो सकता है अभी तुमने कंसेप्ट सीखा नहीं है, अभी कंसेप्ट सीख फिर बताता हूँ क्या होता है। चलो आज चलते हैं, अब आते हैं हम किस पर, कंज्यूमेबल आइटम पे। ठीक है, क्या बोलना है कुछ? ब्रेक चाहिए 5 मिनट? बोलो। चलो ठीक, दे देता हूँ। एक छोटा सा कंसेप्ट होता है कंज्यूमेबल आइटम्स का। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, स्पोर्ट्स गुड्स का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जब आएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका एसेट्स होती है। स्पोर्ट्स मटेरियल जो होता है, स्पोर्ट्स मटेरियल क्या होता है, क्रिकेट की बॉल, बैट, ग्लव्स, की पैड्स, एल गार्ड्स, थाई गार्ड्स, ये गार्ड, ये सारे आपके कंज्यूमेबल होते हैं। मैच में खेला, बैट्समैन भागा, जमीन पे घिस गया, वो घिस जाता है, पैड फट जाते हैं, विकेट्स टूट जाती हैं, बॉल बाहर चली जाती है, क्रिकेट का बैट टूट जाता है, ये सब कंज्यूमेबल होते हैं। लेकिन बॉलिंग मशीन वो चलती है, वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जरा मैं दिखा देता हूं आपको, नोट्स देखिएगा फटाफट से एक बार। ये दिख रहा है ना, पोस्टेज, स्टेशनरी, फूड स्टफ, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सब कंज्यूमेबल आइटम होते हैं। ओनली द अमाउंट कंज्यूम्ड ऑन सच आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर विल बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और वो कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बेसिक छोटे से शुरुआत करेंगे फिर बड़े तक चलेंगे, ध्यान से देखना जरा। मान लो आपके पास बोल रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 20,000 का, परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक आपके हाथ में कितना बचा हुआ है, सपोज 10,000 का। तो बताइए कितना आइटम कंज्यूम हुआ? 60। कैसे? जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते थे, ओपनिंग है प्लस परचेज कर दिया, स्टॉक 70 का हो गया, और बचा कितना आखिर में 10 का, तो कितना कंज्यूम हुआ, 60 का कंज्यूम हो गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस, बड़ा आसान है। ओपनिंग में परचेज जोड़ दो और क्या माइनस कर दो, क्लोजिंग कर दो, तो आपके पास कहानी आराम से निकल कर आ जाती है। आई थिंक एवरीबडी इज फाइन विद दिस, ठीक है नहीं है? ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। अब एक और चीज सीखेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने, अच्छा एक और चीज बताता हूं मैं आपको। मैं अब जरा इंफॉर्मेशन आपके पास है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, परचेज्ड 50,000 के, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितने का है, 10,000 का, ओपनिंग क्रेडिटर्स 15,000 के, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स 25,000 के। और ये कैश परचेज, अब बताइए क्या हुआ। ओपनिंग स्टॉक 20,000 का था, कैश परचेज करिए, क्योंकि जब हम ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर दे देते हैं और अगर परचेज शब्द लिखेंगे तो वो कैश और क्रेडिट दोनों मिला के हो जाती है, तो फिर क्रेडिटर यूजलेस हो जाते हैं। समझना कैसे निकाला, कैसे किया, बताओ कैसे किया। देखें कैसे करा, तुम्हारा भी तरीका ठीक था, और स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 20,000, कैश परचेज 50,000, 70,000 की। और सुनो 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 सुनो,
क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग जुड़ जाएंगे, ओपनिंग क्रेडिटर मतलब प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएंगे। समझ में आई बात? हाँ हाँ, तो क्या करा हम लोगों ने, हमने कैसे निकाला, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड जो निकाला, कैसे निकाला, ओपनिंग स्टॉक रखा 20,000 का, प्लस कैश परचेजेस कितने की लिखी, 50,000 की, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स। क्लोजिंग क्रेडिटर का मतलब हमने सामान खरीदा था लेकिन पेमेंट नहीं करी, परचेज ही है वो तो हमारे लिए एक तरह की। कितने का, क्लोजिंग क्रेडिटर 25,000 के, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, ये तो पिछले साल के थे, एज पर मैचिंग प्रिंसिपल इस साल तो इनको यूज ही नहीं करना है, कितने के, 15,000 के, और माइनस कर दिया क्या, क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 10,000 का। व्हाट इज योर आंसर नाउ, 70, 95, 95 में से कितना चला गया, 25, तो कितना बचा, दैट्स योर आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को इस बात पर, बोलो क्या दिक्कत है बताओ, इधर ऑनलाइन में कोई दिक्कत है, नो सर। डाउट तो नहीं है, आजा देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, कैश परचेजेस 50,000 की, क्लोजिंग स्टॉक 1,00,000, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 का, ओपनिंग क्रेडिटर्स 15,000 के, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 25,000 के। ध्यान से देखना, ओपनिंग एडवांस 5,000 का, क्लोजिंग एडवांस 30,000 का। भाई क्या आप हमेशा उधार खरीदते हैं, आप एडवांस भी तो देते होंगे लोगों को, बोलिए देते होंगे ना एडवांस, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन में करते थे वही करना है, क्या, देखें जरा क्या करेंगे, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक 20,000, और सबसे नीचे जाके माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 10,000। एवरीबडीज ओके, यहाँ ठीक है चीजें, ठीक है। अब देखिए जरा, प्लस कर दिया कैश परचेजेस कितने की भाई, 50,000 की, ये हो गया, क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, प्लस कर दिया। अच्छा सुनो, ओपनिंग क्रेडिटर जो है वो माइनस करेंगे हम, क्योंकि पिछले साल के हैं वो, कितने के, 15,000 के, माइनस कर दिए, डन। क्लोजिंग क्रेडिटर को जोड़ देंगे, बोलिए हाँ है ना, कितने के, 25,000 के, दिस इज ऑल्सो डन। ओपनिंग एडवांस, पिछले साल का एडवांस था इस साल के लिए, जुड़ेगा, इस साल का एडवांस अगले साल के लिए माइनस होगा, प्लस क्या कर दिया, ओपनिंग एडवांस 5,000 का, माइनस कर दिया क्लोजिंग एडवांस कितने का, 30,000 का। नाउ सी, 5 हो तो 7 हो तो 9, 1,00,000, और 30, 40, 50, 45,000 इज योर सोर्स मटेरियल कंज्यूम्ड। खुद करो ना तुम, मेरा वाला मेरे से क्यों करवा रहे हो, अभी रुक जाओ, मैं देख लूं पहले उस लेवल तक पहुंचे नहीं पहुंचे, तुम्हारा वाला भी देख लेते हैं। कहाँ भेजा था भाई, हम्म, इसे खुद कर सकते हो तुम, नहीं कर सकते इसको, अब ट्राई करो। एक ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा हुआ इसने, अब मैं लिख देता हूँ उसको यहाँ पर किनारे पे, ये सॉल्व कर लेंगे। इसने क्वेश्चन बोला था बच्चे ने, अच्छा अभी तो ये, अब ये फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है, अब इसमें और इंग्रेडिएंट भी डालूंगा मैं बढ़िया रेसिपी बनाने के लिए। देखो ये क्वेश्चन, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी परचेज, देखो लिखा है अमाउंट पेड कितने का है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी परचेज 45,000,
ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं? 4000 के। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के हैं? 6005 के। कैश परचेजेस कितने की है? 15,000 की। ठीक है, और आपको बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ स्टेशनरी परचेज इन द करंट ईयर वो निकालना है। अभी 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 इस कंसेप्ट में अभी आए नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, और अभी होल्ड कर लीजिए इसको, ये भी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अरे मैं आंसर वेरीफाई कराऊंगा ना, रुक जा, अभी इसको मत करना, अभी पहले थोड़ा और चीजें सीख लीजिए, फिर होगा ये। चलो अगला देखें जरा, छोड़ दो उसको, आगे देखते हैं हम। थोड़ा वैरायटी देखें एक और। जरा अपना फॉर्मूला देखिए, अब आपके सामने एक फॉर्मूला रखा है, और जरा मुझे बताइए कि इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत है। देखिए फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितने का, कुछ भी होगा, अमाउंट पेड फॉर मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर। देखो बेटा, कैश परचेज और अमाउंट पेड दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैश परचेज का मतलब है कैश दिया और सामान ले लिया, अमाउंट पेड मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करी है, समझ रहे हो, उधारी होगी ना आपकी, तो अमाउंट पेड मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर दिए और क्लोजिंग क्रेडिटर जोड़ दिए, ओपनिंग एडवांस जोड़ दिया, क्लोजिंग एडवांस माइनस कर दिया, बीच में अगर कोई सेल भी हो गई उसे भी माइनस कर दिया बुक वैल्यू को, अगर लॉस और डैमेज हो गया उसे भी माइनस कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस कर दिया, तो क्या आया, अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकल आया। ठीक है, देख पा रहे हो, रटने की चीज नहीं है कुछ भी। क्या चीज थी मोटी मोटी, ओपनिंग स्टॉक नीचे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस, ओपनिंग एडवांस प्लस क्लोजिंग एडवांस माइनस, सेल माइनस लॉस माइनस, और प्लस क्या किया, अमाउंट पेड टू पेड फॉर स्टेशनरी, वो वाला करा, वैसा करके किया। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन पे आएंगे, तुम खुद उसका आंसर निकाल लोगे, थोड़ा सा रुक जाओ। अच्छा एक और चीज, अब नीचे नीचे देखिए, एक और फॉर्मूला और करके दे रखा है, देखिए जरा, एक फॉर्मूला और करके दे रखा है, क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स लिखा है प्लस टोटल परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, तो भाई उसमें कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों आ जाती हैं। ठीक है, और उसमें ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर वो भी एडजस्ट हो जाते हैं, ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस भी एडजस्ट हो जाते हैं उसमें। जब हम क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग सब एडजस्ट हो जाते हैं, पेमेंट भी एडजस्ट हो जाती है। परचेज का मतलब है कैश क्रेडिट दोनों। अगर परचेज शब्द दे रखा है, ना ओपनिंग क्रेडिटर ना क्लोजिंग क्रेडिटर ना ओपनिंग एडवांस ना क्लोजिंग एडवांस ना अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, कुछ भी यूज नहीं होगा, सिर्फ शब्द होगा परचेज। और तब क्या बचता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल माइनस लॉस माइनस क्लोजिंग, योर आंसर इज डन। ठीक है, देखिए जरा, केस वन आपके सामने है, देखिए ध्यान से जरा, इसको ये ओरली हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 3 लाख का, 3000 का, क्लोजिंग स्टॉक 500 का, ओपनिंग क्रेडिटर 2000 के, क्लोजिंग क्रेडिटर 1300 रुपए के, ओपनिंग एडवांस 200, क्लोजिंग एडवांस 1200, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। दो तरह से सॉल्व करके दिखाऊंगा, एक सिंपल फॉर्मूले से और एक क्रेडिटर अकाउंट बनाकर। सिंपल फॉर्मूले का क्वेश्चन आपके सामने देखिए। अच्छा एक चीज देखना, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग क्रेडिटर जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग एडवांस जाएगा और ओपनिंग स्टॉक जाएगा। ऐसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा, देखिए नीचे देखिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट देखिए, क्लोजिंग क्रेडिटर जाएंगे और क्लोजिंग एडवांस जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इनकम एक्सपेंडिचर में क्या फिगर जाएगी। भाई ओपनिंग स्टॉक 3000 का, फॉर्मूला देखिए, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी 10,800 जोड़ दिया, क्लोजिंग क्रेडिटर जोड़ दिए, ओपनिंग एडवांस जोड़ दिया, क्लोजिंग ओपनिंग क्रेडिटर माइनस कर दिए, ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस माइनस कर दिया, और क्लोजिंग स्टॉक कर दिया, यू गॉट योर वैल्यू 11,600 रुपया। काम खत्म, कोई दिक्कत तो नहीं थी। फॉर्मूले वाले तरीके से कर सकते हैं इसको, देख लो बेटा नीचे, चलो नहीं देख लीजिए, अगर हल्का सा भी डाउट हो तो बता दीजिए मुझे। समझ पा रहे हैं इसको, ऑनलाइन में इधर से अवनीश है, दूसरा बच्चा समझ पाया क्या हुआ ये, अभी फॉर्मूला आपके सामने डिराइव करा था। यस सर। अच्छा चलो दूसरे मेथड पे करते हैं हम लोग। दूसरा मेथड में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ चीजें, दूसरा मेथड देखिए कि क्या होने वाला है। तब तक एक बार देखिए, अब मैं दूसरे मेथड में क्या कर रहा हूँ, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट, और देखिए कैसे बनता है, और इसकी मदद से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बेटा समझना, जब मैं बोलूंगा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी,
तो मैं क्या निकाल लूंगा, क्रेडिट परचेज निकाल लूंगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्रेडिट परचेज, कैश परचेज होगी जोड़ लेंगे, नहीं होगी तो छोड़ देंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यू गॉट योर आंसर। ठीक है, देखिए ऐसे। अभी मैंने क्वेश्चन कैसे करके दिखाया था, हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक कितने का था, ओपनिंग स्टॉक बताइए, कोई बताए क्वेश्चन में? 3000 sir. 3000 प्लस कैश पेड फॉर स्टेशनरी लिखा ना शायद, Yes sir. कितने का, ये 3000 है, कितना कैश पे किया, 10,000 कैश पे किया, 10,000 क्या 10,800, 800 10,800। ठीक है, प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के थे, 1300 कितने, 1300 1300 प्लस ओपनिंग एडवांस कितने का था, 200 हाँ 200 रुपए का, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर कितने के थे, 2000 2000 के, माइनस क्लोजिंग एडवांस कितने का था, 1200 का, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, हाँ 500 का। व्हाट वैल्यू गॉट हियर, कितना आया, 11600 11600। दैट्स योर आंसर विद फर्स्ट मेथड। आइए यहां चलते हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं। ये रुपीस है, ये पर्टिकुलर से, रुपीस है, ये पर्टिकुलर से, डेबिट है, ये क्रेडिट। सुनो भाई, कोई भी आइटम जिससे क्रेडिटर बढ़ेंगे, जो भी आइटम बढ़ेंगे क्रेडिटर इस तरफ चलेगा, ठीक है, दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, यही होना चाहिए। बताइए ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस कितने का है क्रेडिटर का, बताइए कितना है, हाँ 2000 एग्रीड, तो उसका अपोजिट क्लोजिंग बैलेंस जाएगा यहाँ पर, बैलेंस सीडी कितना, बताओ भाई कितना, क्लोजिंग 30 बैलेंस कितने का है, 1300 रुपए का। ठीक है, ओपनिंग एडवांस किस तरफ जाना चाहिए, credit sir. इस नहीं बेटा, अगर ओपनिंग क्रेडिटर इस तरफ है, क्लोजिंग क्रेडिटर है, तो ओपनिंग एडवांस इस तरफ और क्लोजिंग एडवांस इस तरफ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, समझ रहे हो? अरे हाँ ना तो बोलो। Yes sir. ओपनिंग एडवांस कितने का, 200 रुपए का, और क्लोजिंग एडवांस कितने का, 1200 रुपए का। एवरीबडी इज ओके विद दिस। अब मुझे ये बताइए कि जब आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर बढ़ते हैं घटते हैं, कम होते हैं, तो किस तरफ जाएंगे, इस तरफ पेमेंट करेंगे ना क्रेडिट डेबिट। पेमेंट, हाँ तो हम लिखेंगे बैंक पेड, कितना पे किया अमाउंट, 10,800 पे किया। ठीक है, टोटल करिए जरा कितना आता है, 00, कितना टोटल आ रहा है, 12,300, 12,300 यहां से माइनस करा, क्या फिगर निकल कर आ रही है, 00 एंड कितना आ रहा फिगर ये, 19,001। ये पता है क्या है, क्रेडिट परचेज है, बैलेंसिंग फिगर। एवरीबडी इज ओके विद दिस, क्या निकली है, क्रेडिट परचेज निकली, निकली। आओ जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखिए अब आप। ओपनिंग स्टॉक कितने का भाई आपके पास, 3000 3000 प्लस क्रेडिट परचेज कितने की है, 9,100 की, माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, कितने का है, 500 500 रुपए का। व्हाट इज योर वैल्यू, 11,600। व्हाट इज योर वैल्यू, 11,600। गॉट इट, पता चल गया, दोनों तरीके से निकला है क्वेश्चन। अब अगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कैश परचेज, तो हम क्या करते, यहाँ कैश परचेज कर लेते, कैश पेड क्रेडिटर, कैश पेड फॉर मटेरियल वो अलग चीज होती है, और कैश परचेज अलग चीज होती है, समझ रहे हैं बात को? आई थिंक यू आर एबल टू डिफरेंशिएट नाउ। तो चलिए, ये हो चुका है क्वेश्चन। अब जो कनिष्क वाला क्वेश्चन था उसको करते हैं, तुमने क्वेश्चन दिया था उसको करते हैं, चलो। भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, क्रेडिटर कैसे यूज करते हैं आपने देख लिया यहाँ पर। आइए देखें, बोल भाई क्या इन्फॉर्मेशन थी, बता जरा। आई थिंक अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी परचेज 45,000,
अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी परचेज्ड। क्वेश्चन की भाषा में फर्क देख रहे हो? अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी या स्टेशनरी परचेज, दोनों में फर्क दिख रहा है? चलो मैं दिखाता हूं, देखिए। एक मिनट रुको जरा, एक क्वेश्चन और देखें पहले। एक क्वेश्चन और देखिए जरा। ये मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है जी। केस 2 देखिए, आपके पास नोट्स हैं। केस 2 देखिए जरा एक बार। केस 2 देखना बेटा जरा। हाउ विल यू डील द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? 31 मार्च को, 31 मार्च 20 को ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 10,800 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्टेशनरी परचेज। सॉल्यूशन देखेंगे। जब स्टेशनरी परचेज बोला तो आंसर क्या निकला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यू गॉट योर आंसर, देख रहे हैं? लेकिन जब क्वेश्चन ने बोला कि स्टेशन पेड फॉर स्टेशनरी 10,800, तो आपका आंसर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस पेड फॉर स्टेशनरी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तब आपका आंसर दूसरा बनेगा। तो अगर स्टेशनरी परचेज शब्द दे रखा है तो इसका मतलब उसमें ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर ऑलरेडी एडजस्टेड है, और पेड फॉर स्टेशनरी दे रखा तो एडजस्टेड नहीं है, फिर उनको अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब जरा देखते हैं इन भाई साहब का क्वेश्चन क्या था। ये क्वेश्चन में बोला है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी परचेज्ड, और कितना बोलता है ये? 45,000 बोलता है। और ओपनिंग क्रेडिटर कितने के बोल रहे हैं ये? 4,000 के। क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के बोल रहे हैं ये? 6,500 के। कैश परचेज ऑफ स्टेशनरी अगर बोल रहे हैं, कितने का बोल रहे हैं? 15,000 के। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी परचेज्ड इन द करंट ईयर। आओ देखें जरा। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट बना रहा हूं आपके सामने, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। बोलिए भाई, ओपनिंग क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी कितने का? देखो कितना बैलेंस बीडी है? 4,000। और बैलेंस सीडी कितने का है बताइए? 6,500 का है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? अगर मैं मान के चलूं कि ये पेड फॉर स्टेशनरी है तो ये हो जाएगा बैंक, यहां बैंक हो जाएगा। कितने का बैंक होगा ये? 45,000। ये कितना हो जाएगा? 51,500। ये कितना हो जाएगा? 51,500। 005 47,500 क्या हो जाएगा? क्रेडिट परचेज ऑफ स्टेशनरी, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए कैश परचेज कितने की थी भाई? 15,000 की। क्रेडिट परचेज कितने की है? कितने की? 47,500 की। व्हाट इज परचेज स्टेशनरी कितना है? टोटल परचेज 005 7 12 72,500, 62,500। ये स्टेशनरी परचेज है। ठीक है, अगर बोले स्टेशनरी कंज्यूम्ड, स्टेशनरी परचेज बोला है तो क्लियर हो गया। अगर बोलता स्टेशनरी कंज्यूम्ड तो क्या बनता? देखिए, स्टेशनरी कंज्यूम बोलता तो क्या करते? ओपनिंग स्टॉक कितने का है? ओपनिंग स्टॉक इसमें नील है, प्लस कैश परचेजेस कितने की? 15,000 की, प्लस क्रेडिट परचेजेस कितने की? 47,500 की। ठीक है, और कुछ है? क्लोजिंग स्टॉक है क्वेश्चन में? नो सर। नहीं है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, तो नील। तो वैल्यू कितनी आ जाती है आपका? 62,500। यही जो हो जाता स्टेशनरी कंज्यूम्ड भी हो जाती है, यही स्टेशनरी कंज्यूम भी होती।
यही स्टेशनरी कंज्यूम भी होती। इसको दूसरे तरीके से देख लें आप, अगर आप लोग, आप ओपनिंग स्टॉक रखते, आपके पास नील है, आप पेड फॉर स्टेशनरी, कितने का पेड फॉर स्टेशनरी? 45,000 का, करेक्ट। प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर जोड़ दो, कितने के? 6,500 के, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर कर दीजिए आप कितने का। और सुनो, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं। आई विल राइट ओपनिंग स्टॉक, जो कि मेरे पास नील है, और मैं लिखता हूं क्या? पेड फॉर स्टेशनरी कर दिया, क्लोजिंग कर दिया, ओपनिंग कर दिया। कितने का ओपनिंग क्रेडिटर है? 4,000 का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक करता हूं, नील है। व्हाट इज द वैल्यू? कितनी आई वैल्यू दोबारा से? हाँ, सर कैश परचेज और कैश परचेज लिखे हमने यहाँ पर? नहीं सर, कहाँ लिखा है? नहीं लिखा। तो कैश परचेजेस भी डाल दीजिए। कितने की? 15,000। 15,000 की। अब वैल्यू कितनी आई? तो बिना क्रेडिटर अकाउंट बनाए भी कर सकते थे। अब तुम बोले थे दूसरों के अलग अलग आंसर कैसे आ रहे थे? क्या? देखो, एक और पॉसिबिलिटी अगर बनती, अगर मैं मान के चलता कि मेरी परचेज कितनी है 45,000 की, मतलब परचेज ही 45,000 है, तो फिर मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर का कोई यूज नहीं है, कैश परचेज भी खत्म है, तो आंसर सिर्फ 45,000 ही होना चाहिए था। तो नहीं, आंसर ठीक हो। तो अब आप देख लीजिए एक बार। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ये वाला पार्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, देखिए जरा, एक क्वेश्चन और देखिएगा आप जरा यहाँ पर। अब ये थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, काफी एडवांस हो जाते हैं, मतलब जो आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, काफी एडवांस है। अच्छा, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी अकाउंट मैंने बनाना बता दिया, आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर ना, दैट इज फाइन विद ऑल ऑफ यू। और उसके बाद बाकी तो एडवांस केसेस हैं सारे ये, आप देखेंगे समझ में आएगा। अगर स्कूल का पेपर होता ना तो मजा आ जाता, लेकिन अब है नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें सॉल्यूशंस दे रखे हैं, आप सॉल्यूशंस देखेंगे आपको आसानी होगी। आ, अब एक ना फिक्स एसेट से रिलेटेड रजिस्टमेंट होते हैं लू या नहीं लू? फिक्स एसेट्स के एडजस्टमेंट्स आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपकी बुक में जो है ना एनसीईआरटी में, वो मैं बता देता हूँ कौन से वाले पार्ट है। देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जहां लिखा है सम मोर एडजस्टमेंट्स, ये जरूर से पढ़ लेना। इनमें सॉल्यूशन दे रखे हैं मैंने आपको, इनको जरूर से पढ़ना। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गया, म्यूनिसिपल टैक्सेस अप टू, इनको पर जरूर से पढ़ेंगे। ये जो एग्जांपल्स हैं आपके, ये एनसीईआरटी के ले रखे हैं, लेकिन एनसीईआरटी में बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं दे रखे। मैंने उन केसेस के बहुत सारे केसेस बनाकर, ठीक है, जब मैंने इनको बनाया था तो मेरा करीब करीब 3 दिन लगा था। मैंने, मतलब क्लैरिटी नहीं थी किसी भी बुक में, सारी छान डाली, उसके बाद इनको समराइज करा था। सारे ऑल्टरनेटिव आंसर वगैरह सारे दे रखे हैं। एनीवे, चलो इससे ज्यादा क्या जाना। अब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका एनपीओ आपको तंग नहीं करेगा, आपको आराम से, आपके पास क्लैरिटी है, कंसेप्ट है, आप कर सकते हैं। इसकी शीट की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है। अब अब एक टॉपिक बचा आपके पास, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आज क्या दिन है? थर्सडे से। संडे को ले लूं? पेपर किस चीज का है? किस चीज का? कौन सा रोहतक? अच्छा, ठीक है, चलो मैं आपको मैं कोशिश करूंगा कि संडे को ले लूं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। नहीं लेना?